अध्याय 951 बाघ का सार। लिन शेन ने देखा कि मौत का पाउडर तेजी से उसके शरीर पर फैल रहा है और उसे भी बांध रहा है। व्हाइट टाइगर ऐसी स्थिति में अनुभवहीन था। उसने अपने हाथ पैर बांध लिए और शर्मिंदगी में मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। नीचे गिरे हुए टाइगर को लात मारने का मौका पाकर लिन शेन आगे बढ़ा और एक्यूपॉइंट सीलिंग की एक भयंकर झड़ी लगा दी। जैसे ही वह इस सफ़ेद बाघ के एक्यूपॉइंट को सील करने में कामयाब हुआ, पहले से सील किया गया एक्यूपॉइंट धीरे धीरे फिर से हिलने लगा और लिन शेन ने जल्दी से उसे एक बार फिर से स्थिर करने के लिए कुछ अतिरिक्त सील लगा दिए। उस एक के साथ समाप्त होने के बाद दूसरे सफ़ेद बाघ का बड़ा कठोर शरीर हलचल करने लगा और लिन शेन के पास एक्यूपॉइंट सीलिंग तकनीक को मजबूत करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। दोनों व्हाइट टाइगर्स के शरीर बहुत शक्तिशाली थे। लिन शेन लगातार दोनों के बीच दौड़ रहा था, मुश्किल से अपनी स्थिर अवस्था को बनाए रखने में कामयाब हो रहा था। उसकी ओर से थोड़ी भी ढील और सीलबंद एक्यूपॉइंट ढीले होने लगते। उनके शरीर इतने मजबूत कैसे हो सकते हैं? लिन शेन ने डेथ पाउडर से उन्हें एक साथ बांधने का फैसला किया, फिर उनके सामने खड़ा हो गया, लगातार एक्यूपॉइंट सीलिंग तकनीक को लागू किया। लिन शेन उन्हें खत्म करना चाहता था, लेकिन विभिन्न हमले के तरीकों का उपयोग करने के बाद भी उसे उनके शरीर में प्रवेश करना मुश्किल लगा। कुछ प्रयास के बाद लिन शेन ने स्क्रैप तलवार उठाए और उनकी गर्दनें काट दी, लेकिन काफ़ी देर बाद केवल थोड़ी मात्रा में पाउडर गिरा। उनकी गर्दनें काटना लोहे की छड़ को सुई में पीसने जैसा मुश्किल काम लग रहा था। इस ग्रह पर जीवों की संख्या और ताकत बहुत ही असामान्य है। अगर मेरे पास थोड़ी और ताकत होती तो शायद मैं उन्हें मार सकता था, लेकिन अब मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचा है। लिन शेन ने उन्हें दूर खींचने की कोशिश की, लेकिन पाया कि वह अपनी ताकत से इन दोनों जीवों को हिला नहीं सकता। यद्यपि वे आकार में छोटे दिखते थे, लेकिन उनका वजन संभवतः अन्य ग्रहों पर पाए जाने वाले विशालकाय ड्रैगन जैसे प्राणियों की तुलना में कहीं अधिक भारी था। चारों ओर देखते हुए लिन शेन ने पाया कि इस ग्रह पर कोई महत्वपूर्ण उतार चढ़ाव नहीं था। वहां कोई पहाड़ या ऐसा कुछ भी नहीं था। संपूर्ण ग्रह एक उच्च घनत्व वाले स्याही बैंगनी रंग के जैद विशालकाय पत्थर जैसा दिखता था, जिसमें मलबे का सबसे बेतरतीब टुकड़ा भी अधिकांश अमर सामग्रियों से अधिक मजबूत था। लिन शेन ने महसूस किया कि अगर वह इन सामग्रियों को वापस महल बनाने के लिए ले जा सके तो यह संभवतः कानून बाधा के बिना भी अविनाशी होगा। एक साधारण अमर द्वारा नष्ट किया जाना तो दूर की बात है। अफसोस की बात है कि वर्तमान प्रौद्योगिकी स्तर के साथ न्यूट्रॉन तारे का दोहन करने की कोई क्षमता नहीं थी। लिन शेन को एहसास हुआ कि वह फिर से भटक गया है। उसने आसपास के माहौल को देखा, बस शरण की जगह की तलाश में था। इस तरह की अड़चन ठीक नहीं थी। बिना रोक टोक के एक्यूपॉइंट सीलिंग जारी रखना न केवल उनकी उंगलियों के लिए असंतुलित था, बल्कि अनिश्चित काल तक ऐसा करते रहना भी अनुचित था। अफसोस की बात है कि वहां आसपास कोई छोटी पहाड़ी भी नहीं थी जिसमें इतनी ढलान हो कि वह आश्रय के रूप में काम आ सके। वास्तव में इतने प्रबल गुरुत्वाकर्षण के साथ किस प्रकार का पर्वत ऐसा होगा जो बनते ही ढह न जाए? जब लिन शेन चिंतित था, उसने अचानक कई दहाड़ें सुनी। इससे लिन शेन चौंक गया और उसके शरीर में कंपन दौड़ गई। वे इन दो सफ़ेद बाघों को संभालने में ही अपनी सीमा पर थे। एक और के साथ न तो वह और न ही डेथ पाउडर सामना कर सकता था। शुरू में तो लिन शेन को झटका लगा, लेकिन फिर लगा कि कुछ गड़बड़ है। ये दहाड़ें कुछ अजीब लग रही थीं। अपना सिर घुमाकर उसने देखा कि चार और सफ़ेद बाघ एक छोटी सी ढलान पर दिखाई दे रहे थे, लेकिन वे आकार में बहुत छोटे थे, लगभग एक वयस्क घरेलू बिल्ली के आकार के। क्या ये सफ़ेद बाघ के बच्चे हैं? लिन शेन की आंखें तुरंत चमक उठीं। यद्यपि वह नहीं जानता था कि ये सफ़ेद बाघ किस स्तर के थे, लेकिन वे निश्चित रूप से अमर स्तर पर थे। लेकिन यह अनिश्चित था कि क्या इन शावकों को वश में किया जा सकता है। उन्हें वश में करना निश्चित रूप से मुश्किल होने वाला था। लिन शेन को वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि वह उन्हें वश में कर पाएगा। वह बस उन्हें बाघ बंधकों के रूप में पकड़ने की उम्मीद कर रहा था। चार सफ़ेद बाघ शावकों को नियंत्रित करना दो वयस्क बाघों को नियंत्रित करने से अधिक आसान होना चाहिए, है ना? ये चार सफ़ेद बाघ शावक अभी भी अस्थिर ढंग से चल रहे थे, कभी कभी गिर भी रहे थे, लेकिन वे पहले से ही अपनी क्रूरता दिखा रहे थे, अपने दांत और पंजे निकालकर गुर्रा रहे थे और उसकी ओर झपट रहे थे। दोनों वयस्क बाघ स्पष्ट रूप से घबराए हुए थे तथा अपने शावकों को चेतावनी दे रहे थे कि वे यहाँ न आएं। लेकिन लिन शेन ने उनके एक्यूपॉइंट्स को सील कर दिया था, जिससे वे ध्वनिहीन हो गए थे, इसलिए वे केवल असहाय होकर देख सकते थे, क्योंकि चार छोटे बाघ शावक लुढ़कते और उसकी ओर लुढ़कते थे। छोटे मोटे, चलो चाचा तुम्हें सबक सिखाएंगे, तुम्हें समाज के खतरों के बारे में बताएंगे। लिन शेन कार्रवाई के लिए तैयार था। चार छोटे बाघ शावकों के उसके पास पहुंचने का इंतजार कर रहा था। फिर उसने आगे वाले को पकड़ने की कोशिश की। हालांकि जब उन्होंने इसे उठाने की कोशिश की तो पाया कि वे इसे हिला नहीं सकते। थप्पड़ वेब से ZERGNET द्वारा संचालित। बैरन ट्रंप का सच सामने आ गया है और हर कोई इसे जानता है। काइली जेनर की ऑस्कर पार्टी ड्रेस ने इंटरनेट पर धूम मचा दी।
छोटे बाघ शावक ने लिनशेन की बांह पर थप्पड़ मारा, जिससे उसका कवच तुरंत टूट गया। उसने अपनी बांह को एक तरफ घुमाया और अनजाने में 2 बार घूम गया। लिनशेन को अपने हाथ में तीव्र दर्द महसूस हुआ, जैसे कि वह टूट गया हो। उसे उम्मीद नहीं थी कि इतने छोटे सफ़ेद बाघ में इतनी भयानक ताकत होगी। 4 छोटे बाघ शावकों को अपने ऊपर झपटते देख लिनशेन पीछे हट गया। सौभाग्य से डेथ पाउडर कारगर साबित हुआ। इसने अपने शरीर को सांप की तरह मोड़ लिया, चारों छोटे सफ़ेद बाघ शावकों के शरीर के चारों ओर लपेट लिया, उन्हें एक एक करके बांध दिया, जोंगजी की तरह एक साथ बांध दिया। 4 छोटे सफ़ेद बाघ शावकों ने भागने के लिए बहुत संघर्ष किया, लेकिन वे मौत के पाउडर की उलझन से बच नहीं सके। दोनों वयस्क बाघों ने धीरे धीरे अपनी गतिशीलता पुनः प्राप्त कर ली थी और ऐसे दहाड़ रहे थे मानो वे क्रोध से भरी मशीनें हों, जो लिनशेन पर आक्रमण करने और अपने शावकों को बचाने के लिए उत्सुक हों। और करीब मत आओ, नहीं तो मैं उन्हें मार डालूंगा। लिनशेन एक छोटे बाघ शावक पर खड़ा था, उन्हें धमकाते हुए खुद से सोच रहा था, उनकी बुद्धि इतनी कम नहीं हो सकती है ना? क्या होगा अगर वे मुझे नहीं समझ सकते? सौभाग्य से लिनशेन की चिंता सच नहीं हुई। दोनों वयस्क बाघ वास्तव में रुक गए, आगे पीछे घूमने लगे, उसे डराने वाली नजरों से घूरने लगे, लेकिन आगे नहीं बढ़े। लिनशेन थोड़ा शांत हुआ, ये सोचकर कि उसकी धमकी प्रभावी थी, लेकिन नीचे देखते हुए उसने डेथ पाउडर की पूंछ देखी, जो सुई की नोक की तरह तेज थी, बैंगनी प्रकाश के संकेत के साथ उठी और चमक रही थी, जो सीधे एक छोटे बाघ शावक के मुंह की ओर इशारा कर रही थी, जो किसी भी समय छुरा घोंपने के लिए तैयार लग रहा था। लिनशेन को तब एहसास हुआ कि यह डेथ पाउडर था, न कि उसके शब्द, जिसने वास्तव में 2 वयस्क बाघों को धमकाया था। इसके बावजूद 2 वयस्क बाघों ने आगे हमला करने की हिम्मत नहीं की, जिससे लिनशेन को सांस लेने का एक पल मिल गया। उस कमीनी लिनवान ने नहीं कहा था कि वह एक प्रयोग करना चाहती है। उसने मुझे यहाँ अकेला क्यों छोड़ दिया? ये किस तरह का प्रयोग है? मेरे जंगल में जीवित रहने के कौशल का परीक्षण। लिनशेन ने मन ही मन शिकायत की, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। लिनशेन और डेथ पाउडर ने 4 छोटे बाघ शावकों को नियंत्रित करने में कामयाबी हासिल की थी, और 2 वयस्क बाघों के बीच गतिरोध था जो उनके चारों ओर घूम रहे थे, कभी कभी जमीन पर लेट जाते थे, उनकी चमकती आंखें उन पर टिकी हुई थीं। हालांकि उन्होंने हमला नहीं किया, लेकिन लिनशेन पर दबाव कम नहीं हुआ। लिनशेन को सिरदर्द हो रहा था। अगर वे 2 लोग होते तो वह मीठी मीठी बातें करके उनसे ठीक से बातचीत कर सकता था, लेकिन 2 व्हाइट टाइगर्स का सामना करने के बाद उसके पास कोई विकल्प नहीं था। जैसे जैसे समय बीतता गया, दोनों सफ़ेद बाघ अधिक से अधिक उत्तेजित होते गए, आक्रमण करने के लिए उछलने लगे और अधिकाधिक अधीर होते गए। शुक्र है कि डेथ पाउडर के खतरे ने उन्हें आगे बढ़ने का विचार त्यागने के लिए राजी कर लिया। लेकिन वे अधिकाधिक चिड़चिड़े होते गए, कभी कभी दहाड़ने लगे और बार बार एक ही दिशा में देखने लगे। शेन ने 2 बड़े बाघों के असामान्य व्यवहार को देखा और उस दिशा में देखा जिस ओर वे बार बार ध्यान केंद्रित कर रहे थे, लेकिन वह कुछ भी असामान्य नहीं देख सका। हालांकि 2 बड़े बाघों के बढ़ते चिड़चिड़ेपन ने लिनशेन को एहसास दिलाया कि कुछ होने वाला था, उसे अभी तक पता नहीं चला था कि वह क्या था। लिनशेन ये देखने के लिए देख रहा था कि क्या हो सकता है। 2 बड़े बाघ अचानक मुड़े और जिस दिशा से आए थे उसी दिशा में भाग गए। कुछ कदम चलने के बाद वे अपना सिर घुमाकर लिनशेन की ओर दहाड़ने के लिए रुके। यद्यपि आवाज़ अभी भी गहरी थी, लेकिन ये पहले से कुछ अलग लग रही थी। इसमें हत्या करने की कोई मंशा नहीं थी, लेकिन सूक्ष्म रूप से तात्कालिकता का संकेत था। क्या वे मुझे संकेत दे रहे हैं कि मैं उनका अनुसरण करूं? लिनशेन ने झिझकते हुए अनुमान लगाया, फिर डेथ पाउडर को लिटिल व्हाइट टाइगर के अंगों पर से पकड़ हटाने का आदेश दिया, लेकिन अभी भी उनके शरीर के चारों ओर लिपटा हुआ था, जिससे वे फिर से आगे बढ़ सकें, फिर भी कैदियों की तरह एक साथ जुड़े रहें। निश्चित रूप से 4 छोटे सफ़ेद बाघों ने लिनशेन पर हमला नहीं किया और 2 बड़े बाघों की दिशा में चले गए। लिनशेन ने डेथ पाउडर को सतर्क रखते हुए उसी दिशा में उनका पीछा किया। दोनों बड़े बाघ लिनशेन के विचारों को समझ गए और छोटे सफ़ेद बाघ के पास नहीं गए। इसके बजाय वे लिनशेन और छोटे सफ़ेद बाघों से एक निश्चित दूरी बनाए रखते हुए आगे बढ़े, लगातार अपने सिर घुमाकर दहाड़ते रहे जैसे कि उन्हें जल्दी करने के लिए कह रहे हों। लिनशेन को चलना बहुत थका देने वाला लगता था। हालांकि उसे एवोल्यूशन थ्योरी और सुपर बेस फॉर्म जैसे कई हुनर का वरदान मिला था, लेकिन उसकी रफ्तार छोटे बाघ शावकों से थोड़ी ही ज्यादा थी और उसकी तुलना 2 वयस्क बाघों से नहीं की जा सकती थी। आखिरकार जब वह छोटी सी ढलान पर चढ़ गया, जिसे शायद ही ढलान कहा जा सकता था, तो उसने देखा कि 2 बड़े बाघ भागकर एक बड़ी चट्टान के पीछे छिप गए। वहां उन्होंने अपना सिर बाहर निकाला और लिनशेन और बाकी लोगों पर फिर से दहाड़ने लगे। चारों छोटे सफ़ेद बाघों ने उस दिशा में भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनके शरीर में डेथ पाउडर के बंधन के कारण उनकी ताकत एक दूसरे के खिलाफ खिंच गई, जिससे वे आसानी से गिर गए। लिनशेन उस दिशा पर नजर रख रहा था जिस ओर 2 बड़े बाघ अक्सर देखते थे। इस समय उसने वहां बैंगनी रंग की चमक देखी, जो धुएं और धुंध की तरह थी, अविश्वसनीय रूप से सुंदर, फिर भी लिनशेन के दिल में एक अशुभ भावना पैदा कर रही थी।
बैंगनी चमक और अधिक तेज हो गई तथा पहले से ही चमक रहे आकाश का आधा हिस्सा बैंगनी रंग में रंग गया, मानो भीतर कुछ उमड़ घुमड़ रहा हो। लिन शेन ने चुपचाप अनुमान लगाया कि अपनी वर्तमान गति से वे संभवतः 2 बड़े बाघों तक नहीं पहुंच पाएंगे, इससे पहले कि बैंगनी धुंध पूरे आकाश को घेर ले। अपने दांत पीसते हुए लिन शेन ने डेथ पाउडर को चारों छोटे सफ़ेद बाघों को पूरी तरह से छोड़ दिया, केवल उनमें से एक की गर्दन से चिपका रहने दिया, जिससे वे बड़े बाघों की ओर खुशी से दौड़ सके, और वह उनके साथ भाग गया। आसमान में बैंगनी धुंधलके की गति तेज हो गई, जिससे आसमान का आधा हिस्सा बैंगनी रंग में रंग गया। लिन शेन ने देखा कि उस बैंगनी धुंध के भीतर ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बदल रहा हो। उसी समय लिन शेन ने एक भयानक दृश्य भी देखा। मूल स्याही बैंगनी ग्रह, जहां भी बैंगनी प्रकाश से छुआ गया, चमकदार मोती की तरह चमकदार चमक में बदल गया, जो क्रिस्टल स्पष्ट फ्लोरोसेंट क्रिस्टल की तरह प्रतीत हो रहा था। तथाकथित गोधूली मूल रूप से शुद्ध बैंगनी प्रकाश था। ये भ्रम जैसा प्रकाश और छाया उसके भीतर बदल रही थी, जिससे बैंगनी प्रकाश धुएं जैसा और धुंधला दिखाई दे रहा था। वे प्रकाश और छायाएं मुड़ती और बदलती रहती थीं, जिससे ये पहचानना कठिन हो जाता था कि वे क्या हैं। वे राक्षसों या शायद किसी प्रकार की इमारतों जैसे दिखते थे, लेकिन वे इतने विकृत थे कि उन्हें स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता था। इससे पहले कि बैंगनी रोशनी इस क्षेत्र तक पहुंचती, लिन शेन और छोटे सफ़ेद बाघ अंततः बड़ी चट्टान के किनारे तक पहुंच गए। लिन शेन ने पाया कि बड़ी चट्टान के अलावा यहाँ और कुछ नहीं था। हैरान होते हुए उसने देखा कि बड़े सफ़ेद बाघ ने अपने सिर का इस्तेमाल करके चट्टान को धक्का दिया, बलपूर्वक उसे एक तरफ धकेला, जिससे नीचे एक छेद दिखाई दिया। बड़े बाघ ने सदैव सतर्क रहने वाले लिन शेन की उपेक्षा करते हुए छोटे सफ़ेद बाघों से नीचे उतरने का आग्रह किया। बिना किसी हिचकिचाहट के लिन शेन ने अपनी नज़र बड़े बाघ पर रखी और छोटे सफ़ेद बाघों का पीछा करते हुए गुफा में चला गया। बड़े बाघ ने उसकी ओर देखा, केवल अपने दांत दिखाए, लेकिन उस पर हमला नहीं किया। चारों छोटे सफ़ेद बाघों के नीचे उतरने के बाद बड़ा बाघ भी नीचे कूदा। उसका सिर विशाल चट्टान से टकराया। उसने चट्टान को फिर से उठाने के लिए और अधिक ताकत लगाई, और फिर उसने भी बिल में छेद कर दिया। चट्टान बहुत जोर से गिरी, जिससे प्रवेश द्वार तुरंत ही बंद हो गया। लिन शेन ने शुरू में सोचा था कि गुफा के अंदर घना अंधेरा होगा, लेकिन उन्होंने पाया कि पहाड़ी गुफा की चट्टानों से हल्की बैंगनी रंग की जैव प्रकाश किरणें निकल रही थीं। खास तौर पर जमीन के पास, वहां की चट्टानें बैंगनी फ्लोरोसेंट रोशनी की तरह चमकीली थीं। जब बड़ा बाघ नीचे आया तो प्रवेश द्वार को ढकने वाली चट्टान भी बैंगनी फ्लोरोसेंट रोशनी में बदल गई, और दूसरी तरफ की चट्टानें धीरे धीरे उतनी ही चमकदार हो गईं। लिन शेन जियाओबाई के पास खड़ा था, जो डेथ पाउडर से लिपटा हुआ था। उसकी निगाह बड़े बाघ की ओर थी। उसने देखा कि बड़ा बाघ और दूसरा बाघ दोनों ऊपर चमकती पत्थर की छत को घूर रहे थे, उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे, और तभी उसने गुफा के चारों ओर देखना शुरू किया। जिस प्रवेश द्वार से वे आए थे वह 4 से 5 मीटर गहरा था। सौभाग्य से वह एक पैर से संभलने और दूसरे से कदम रखने की क्षमता रखता था, अन्यथा सीधे नीचे गिरना निश्चित रूप से बहुत असुविधाजनक होता। प्रवेश द्वार इतना बड़ा था कि बड़ा बाघ उसमें से निकल सकता था, लेकिन नीचे काफ़ी बड़ी जगह थी। लिन शेन ने चारों ओर देखा और पाया कि गुफा के अंदर तक जाने के लिए रास्ते थे। यह एक प्राकृतिक गुफा लग रही थी, मानव निर्मित खुदाई के कोई संकेत नहीं थे, लेकिन उसने कई पंजे के निशान देखे। संभवतः व्हाइट टाइगर ने कभी गुफा का विस्तार किया था। गुफा के एक कोने में लिन शेन ने फॉक्सटेल घास जैसे पौधों का एक टुकड़ा देखा। केवल रंग हरा नहीं था, बल्कि एक प्रकार का नीला था, और ऐसा नहीं लग रहा था कि वे पौधे के रेशों से बने थे, बल्कि एक क्रिस्टलीय संरचना थी। वे नीले रंग की जैव प्रकाश किरणें उत्सर्जित कर रहे थे, जो बहुत सुंदर लग रही थीं। बड़े बाघ ने अपनी निगाहें हटा लीं और लिन शेन की ओर देखने लगा, जो तुरंत सतर्क हो गया। डेथ पाउडर ने भी अपनी तीखी पूंछ उठा ली। दोनों बड़े बाघ लिन शेन को घूर रहे थे। उनके शरीर धीरे धीरे हिल रहे थे, उसके दोनों ओर से गुजर रहे थे, फिर भी उन्होंने हमला नहीं किया। लिन शेन ने देखा कि वे लोमड़ी की पूंछ जैसे पौधों की ओर बढ़ रहे थे। फिर उन्होंने कुछ तने तोड़े और उन्हें छोटे बाघ शावकों के सामने फेंक दिया। छोटे बाघ शावकों ने तुरंत अपना सिर नीचे झुकाकर लोमड़ी की पूंछ वाली घास को काटना शुरू कर दिया। एक बाघ ने अपने मुंह में एक तना पकड़ रखा था और चबाते समय कुरकुराहट पैदा कर रहा था। दोनों बड़े बाघों ने भी कुछ लोमड़ी की पूंछ वाली घास चबाई। वहीं लेटकर लिन शेन को धीरे धीरे चबाते हुए देखा। लिन शेन ने जमीन पर अभी भी लोमड़ी की पूंछ वाली घास के 2 तने देखे। उसके मन में सवाल आया, क्या ये हो सकता है कि ये 2 तने हमारे लिए हैं? जब लिन शेन विचार कर रहा था, डेथ पाउडर ने पहले ही अपनी फीडिंग ट्यूब को बढ़ा दिया था। एक तने को निगल लिया और फिर दूसरे के चारों ओर कुंडल बनाकर उसे लिन शेन की ओर फेंक दिया। लिन शेन ने लोमड़ी की पूंछ वाली घास को पकड़ लिया, कुछ हद तक हैरान होकर सोचा, मैं एक बेस म्यूटेशन प्राणी नहीं हूं। इस सामान को सीधे खाने से मुझे ये भी नहीं पता कि मैं इसे पचा पाऊंगा या नहीं। ऐसा सोचते हुए लिन शेन ने फिर भी फॉक्सटेल घास को अपने मुंह में भरने की कोशिश की। वह जानता था कि ये सफ़ेद बाघ निश्चित रूप से कोई भी व्यर्थ काम नहीं करेंगे। शायद इस फॉक्सटेल घास का कोई खास उद्देश्य था।
उसने अनुमान लगाया कि यह बैंगनी रोशनी से संबंधित हो सकता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि वास्तव में यह संबंध क्या था। लिन शेन ने उसे काटने की कोशिश की और फॉक्सटेल घास उतनी सख्त नहीं थी जितनी उसने कल्पना की थी। ये थोड़ी सख्त रॉक शुगर की तरह थी, वास्तव में थोड़ी मीठी, बस उतनी मीठी नहीं। लिन शेन ने इसे सहन किया और लोमड़ी की घास को तब तक चबाया जब तक कि वह कुचल न जाए और उसे निगल लिया। तब उसने अपने पेट में एक अजीब ठंडक महसूस की और फिर वह ये जानकर आश्चर्यचकित हुआ कि उसकी विशेषता वास्तव में बेहतर हो गई थी। यांत्रिक घड़ी कंपन करने लगी और उस पर जानकारी प्रकट हुई। यांग सोल घास निगलना, शक्ति जोड़ 1, गति जोड़ 1, कठोरता जोड़ 1, शक्ति जोड़ 1, शक्ति जोड़ 1। थोड़ी ही देर में शक्ति में 34 अंक की वृद्धि हुई, गति में 28 अंक की वृद्धि हुई तथा कठोरता और दृढ़ता दोनों में 30-30 अंक की वृद्धि हुई। क्या ये चीज़ वास्तव में एक साथ इतने सारे गुण जोड़ सकती है? ये प्रभाव मेरे द्वारा पहले इस्तेमाल किए गए 5 तत्वों के फल से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है, लिन शेन ने आश्चर्य और प्रसन्नता से कहा। ये आधारभूत विशेषताओं की ऊपरी सीमा तक की वृद्धि थी, जिसका अर्थ है कि बाद में विभिन्न संवर्धन कौशलों का उपयोग करते समय इन्हें दोगुना भी किया जा सकता है। कुत्ते की पूंछ की घास के टुकड़े को देखते हुए लिन शेन ने सोचा कि अगर वह उन सभी को खा ले तो वह कितने गुण जोड़ सकता है। लिन शेन की निगाह ने बड़े बाघ की सतर्कता को जगा दिया, जो तुरंत खड़ा हो गया और लिन शेन पर धमकी भरा गुर्राना जारी किया। तुम इतने उग्र क्यों हो रहे हो? मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। लिन शेन जल्दबाजी में थोड़ा पीछे हट गया, क्योंकि उसे इस जगह पर बड़े बाघ के साथ मौत से लड़ने की कोई इच्छा नहीं थी। बड़े बाघ ने छोटे बाघ की ओर देखा जो अभी भी मौत के पाउडर में उलझा हुआ था, कुछ बार धीरे से गुर्राया, फिर धीरे से लेट गया। उसकी आंखें अभी भी लिन शेन पर टिकी थीं। लिन शेन दूसरी तरफ बैठ गया और बड़े बाघ को घूरने लगा। वर्तमान स्थिति लिन शेन के लिए बहुत फायदेमंद थी। जितना अधिक वह समय खींच सकता था, यह उसके लिए उतना ही अधिक फायदेमंद होता। विकास सिद्धांत धीरे धीरे उसके शरीर को मजबूत कर रहा था और वह इस वातावरण के लिए अधिक से अधिक अनुकूलित होता जा रहा था। ऐसे गुरुत्वाकर्षण वातावरण में सुपर बेस पैटर्न का प्रभाव विस्फोटक था। हालांकि ऐसे गुरुत्वाकर्षण में उसकी युद्ध क्षमता कम थी, लेकिन उसकी सहनशक्ति निश्चित रूप से शीर्ष स्तर की थी। एक बार जब वह पर्यावरण के अनुकूल हो गया और अधिक सहजता से चलने लगा, तो वह अपनी सहनशक्ति से ही 2 बड़े बाघों को थका सकता था। इसके अलावा उनकी एक्यू पॉइंट सीलिंग कुछ हद तक प्रभावी थी। हालांकि उनके पास उनके एक्यू पॉइंट को सुरक्षित रूप से सील करने की ताकत नहीं थी, लेकिन 10 में से 1 हिट प्रभावी होने के बाद सीलिंग टूटने से पहले उन्हें केवल थोड़ी देर के लिए ही रोक सकता था, फिर भी ये प्रभावी था। समस्या ये थी कि अब उसके पास बड़े बाघ को मारने की क्षमता नहीं थी, इसलिए लड़ने का कोई मतलब नहीं था। यदि संभव हो तो लड़ना ही बेहतर नहीं था। एक मानव और 6 बाघ गुफा में विश्राम कर रहे थे। डेथ पाउडर द्वारा नियंत्रित छोटे बाघ को छोड़कर अन्य 3 छोटे बाघ 2 बड़े बाघों की ओर लौट गए। लिन शेन ने उन्हें नहीं रोका, केवल इस छोटे सफ़ेद बाघ को कसकर नियंत्रित किया। चाहे वह कितनी भी दहाड़े, वह उसे बड़े बाघ के पास नहीं जाने देगा। बाघ को रोके बिना लिन शेन को चैन नहीं मिल पा रहा था। कम से कम मैंने गुरुत्वाकर्षण के कुछ नियमों को समझ लिया है। ऐसे मजबूत गुरुत्वाकर्षण वातावरण में ये कुछ हद तक उपयोगी होना चाहिए, फिर भी ये बिल्कुल भी उपयोगी नहीं निकला। लिन शेन ने पाया कि उसने जो गुरुत्वाकर्षण का नियम समझा था, वह वजन करने के अलावा वास्तव में किसी काम का नहीं था। छोटा बाघ संघर्ष करते करते थक गया और उसके बगल में लेटकर सो गया। अन्य छोटे बाघ भी अत्यंत थके हुए थे, इसलिए वे बड़े बाघ के पास लेट गए और सो गए। लेकिन जब वे सो गए तो बड़ा बाघ धीरे से उठ खड़ा हुआ। लिन शेन ने सोचा कि यह उसे परेशान करेगा, लेकिन बड़े बाघ ने केवल उसकी ओर देखा, फिर मुड़कर दूसरे गुफा मार्ग की ओर चला गया और जल्दी से गायब हो गया। हालांकि वह नहीं जानता था कि यह क्या कर रहा था, लिन शेन को अस्थायी राहत मिली। दूसरे बड़े बाघ ने लिन शेन की ओर नहीं देखा और छोटे बाघों के साथ सो गया। लिन शेन अपने दिल में झिझक रहा था कि इस क्षेत्र से भागने का अवसर ले या नहीं, लेकिन बाहर की बैंगनी रोशनी अभी भी बहुत तीव्र थी, जो ऊपर के पत्थरों से स्पष्ट थी, जो बैंगनी रोशनी से चमक रहे थे। अब पहले से भी अधिक मजबूत, कमजोर होने का कोई संकेत नहीं। यहाँ तक कि सफ़ेद बाघ भी उस बैंगनी प्रकाश के प्रति इतना डरता है। लिन शेन को लगता है कि अब वहाँ से जाने का अच्छा समय नहीं है। इसके अलावा वह ऊपर से विशाल चट्टान को उठा नहीं सकता और उसके लिए बाहर निकलना असंभव है। बाहर निकलने में असमर्थ होने के कारण एकमात्र विकल्प उस गुफा से बाहर निकलना है, जहां से बड़ा बाघ निकला था। लेकिन गुफा के अंदर जो कुछ है वह अप्रत्याशित है तथा खतरे का स्तर भी उतना ही ऊंचा है। जबकि लिन शेन अभी भी दुविधा में है और अनिर्णित है। वह बड़े बाघ को वापस लौटते हुए देखता है, जो एक प्राणी को घसीटता हुआ ले जा रहा है, जो कई मीटर लंबा है, मगरमच्छ जैसा दिखता है, लेकिन उसके 6 पैर हैं और सिर पर एक सींग है। ये स्पष्ट है कि प्राणी को बड़े बाघ ने मार दिया है और तभी लिन शेन को एहसास होता है कि बड़ा बाघ शिकार करने के लिए निकल गया है। हालांकि इस खोज से लिन शेन की स्थिति और खराब हो गई।
इस स्थान पर केवल सफ़ेद बाघ ही नहीं हैं, बाहर जोखिम और भी अधिक है और वह निश्चित रूप से अब बाहर नहीं जा सकते। बड़े बाघ की वापसी से उत्पन्न शोर से दूसरे बाघ और उसके छोटे शावक चौंक गए। जिन्होंने बड़े बाघ द्वारा वापस खींचे गए शिकार को देखा तो वे उत्साह से उस पर झपट पड़े। लिन शेन देखता है कि कैसे बड़ा बाघ शिकार को नीचे रखता है, फिर अपने तीखे पंजों का उपयोग करके शिकार के पेट को फाड़ देता है, जिससे अंदर का बेस म्यूटेशन द्रव बाहर निकल जाता है। वेब से ZERGNET द्वारा संचालित। क्रिस्टोफर श्वार्ज़नेगर ने आश्चर्यजनक वजन घटाने से सबका ध्यान खींचा। यंग शेल्डन स्टार एमिली ऑस्मेट की त्रासदी को पचाना मुश्किल है। छोटे बाघ शावक तुरंत अपना मुंह उससे सटा देते हैं, अपनी जीभ बाहर निकालते हैं और बेस म्यूटेशन द्रव को बेतहाशा चाटने लगते हैं। डेथ पाउडर द्वारा नियंत्रित छोटा बाघ शावक भी आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन डेथ पाउडर द्वारा नियंत्रित होने के कारण वह आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करता है तथा तीव्र इच्छा से चिल्लाता है। कुछ देर सोचने के बाद लिन शेन ने डेथ पाउडर को संकेत दिया कि वह उसके पीछे आए। अंततः छोटा बाघ शावक दौड़कर आता है और अन्य छोटे शावकों के साथ मिलकर शिकार के शव से बह रहे बेस म्यूटेशन द्रव को बेतहाशा चाटने लगता है। बड़े बाघ और दूसरे बाघ ने भाग लेने का कोई इरादा नहीं दिखाया, जो निजी तौर पर लिन शेन को राहत देता है। जब छोटे बाघ शावक अपना पेट भर लेते हैं, तभी बड़ा बाघ और दूसरा बाघ शिकार को खाना शुरू करते हैं। शिकार के क्रिस्टल जैसे शरीर को सीधे फाड़ देते हैं, उसे अपने दांतों से कुचलते हैं और निगल जाते हैं, एक ऐसी क्रिया जिसे देखकर लिन शेन आश्चर्य में अपनी जीभ चटकाता है। भोजन समाप्त करने के बाद बड़ा बाघ और दूसरा बाघ आराम करने के लिए लेट जाते हैं, लेकिन छोटे बाघ शावक ऊर्जा से भरे होते हैं। उनका सोने, खेलने और उछलकूद करने का कोई इरादा नहीं होता। उन्होंने डेथ पाउडर की उपस्थिति के साथ अपने को अनुकूलित कर लिया है, अब वे उस पर हमला नहीं करते। ऐसा प्रतीत होता है कि वे डेथ पाउडर को छोटे बाघ शावक का हिस्सा मानते हैं। छोटे सफ़ेद बाघों को मारपीट करते देख लिन शेन को संदेह होने लगता है। लिन वान ने कहा कि वह एक प्रयोग करने जा रही है और उसके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है, उसके लिए मुझे इस तरह छोड़ना असंभव है। अगर वह मुझे मारना चाहती थी तो उसे इतनी मेहनत बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं थी, तो अब ऐसा करने का उसका क्या मतलब है। जब लिन शेन विचारों में खोया हुआ था, उसने अचानक बड़े बाघ और दूसरे बाघ को खड़े होते देखा। उनकी निगाहें गुफा के बाहर टिकी हुई थीं। ये देखकर कि बड़े बाघ और दूसरे बाघ का ध्यान उस पर नहीं है, लिन शेन अपने कान खड़े करने से खुद को रोक नहीं पाता। वह ये जानने के लिए उत्सुक हो जाता है कि उन्होंने क्या खोज की है। इस तरह के स्थान पर सबसे अधिक संभावना यह है कि कोई अन्य न्यूट्रॉन स्टार प्राणी प्रकट हुआ हो, संभवतः उनका प्राकृतिक शिकारी भी। न तो बड़ा बाघ और न ही दूसरा बाघ बाहर निकलता है। बड़ा बाघ चुपचाप गुफा के प्रवेश द्वार की ओर चला जाता है तथा बाहर निकले बिना अंदर छिप जाता है। दूसरा टाइगर छोटे सफ़ेद बाघों को और अंदर ले जाता है और पूरी प्रक्रिया के दौरान वे एक भी आवाज़ नहीं करते, जिससे उनकी काफ़ी बुद्धिमत्ता और यहाँ तक कि घात लगाने और छिपकर हमला करने की क्षमता का पता चलता है। पहले तो लिन शेन को कुछ भी सुनाई नहीं देता, लेकिन थोड़ी देर बाद उसका चेहरा अचानक खुशी से चमक उठता है। वह लोगों की बातचीत की आवाज़ को स्पष्ट रूप से सुन सकता है, वह भी ब्रह्मांडीय मानक भाषा में। मास्टर, आपको वास्तव में निषिद्ध क्षेत्र में जाने का जोखिम उठाने की आवश्यकता नहीं है। उल्का भूमि बहुत खतरनाक है, चलो जल्दी से वापस चलते हैं। एक कर्कश पुरुष आवाज़ लिन शेन के कानों में प्रवेश करती है। इसके बाद एक वृद्ध पुरुष की आवाज़ आती है। किंवदंती कहती है कि उल्कापिंड भूमि 4 सर्वश्रेष्ठ प्राणियों में से एक सफ़ेद बाघ का अभयारण्य है। मैं एक सफ़ेद बाघ को पालतू जानवर के रूप में पकड़ने आया हूँ और निश्चित रूप से मैं उसे पकड़ने के बाद वापस आऊँगा। 4 परम प्राणी अपने आप में एक किंवदंती मात्र हैं, और क्या वे वास्तव में अस्तित्व में हैं, यह आज भी विवादास्पद बना हुआ है। उल्कापिंड भूमि में सफ़ेद बाघ की किंवदंती और भी अधिक निराधार है। इस तरह के ब्रह्मांडीय सीमावर्ती क्षेत्रों में संसाधनों की कमी को देखते हुए, यदि परम प्राणी वास्तव में अस्तित्व में हैं, तो यहाँ के संसाधन उनके विकास के लिए पर्याप्त नहीं होंगे, तो वे संभवतः यहाँ कैसे रह सकते हैं। पहले कर्कश आवाज़ ने कहा। युवा आवाज़ हंसी। हालांकि यह स्थान केंद्रीय 6 महान सितारा क्षेत्रों का हिस्सा नहीं है, बल्कि दक्षिण सितारा जिले के बाहर एक परिधीय सितारा क्षेत्र मात्र है, जो ब्रह्मांड का एक उजाड़ कोना है। फिर भी यह उन प्राचीन क्षेत्रों में से एक है जहाँ कई मूल दिव्य प्राणियों का जन्म हुआ। यहाँ तक कि हमारे अपने पूर्वज भी इसी प्राचीन क्षेत्र से आए थे, इसलिए सफ़ेद बाघ की किंवदंती पूरी तरह से निराधार नहीं है। इस प्राचीन क्षेत्र में सभ्यताओं से पहले कई मूल दिव्य प्राणियों का जन्म हुआ था। हाल की सभ्यताओं में प्राचीन क्षेत्र के भीतर मूल दिव्य प्राणियों की संख्या जो क्लेशों को पार करने और दिव्य न्यायालय में प्रवेश करने में कामयाब रहे, कम हो गई है। खासकर वर्तमान सभ्यता में न केवल क्लेशों को पार करने वाले व्यक्तियों की संख्या कम हो गई है, बल्कि उनकी ताकत भी कमज़ोर हो गई है, और कई युगों से कोई व्यक्ति दिव्य न्यायालय में प्रवेश करने में कामयाब नहीं हुआ है। मैंने हाल ही में सुना है कि किसी ने कष्टों को पार कर लिया और काफ़ी प्रभावशाली शक्ति के साथ दिव्य न्यायालय में प्रवेश किया, यहाँ तक कि एक मार्गदर्शक दिव्य प्राणी को घायल करने में भी कामयाब रहा। युवा आवाज़ ने कहा, अभी भी हंसते हुए।
कुछ नहीं, बस एक कुएं में पड़ा मेढक, अनुभवहीन और भोला। प्राचीन क्षेत्र में प्रभुत्व का दावा करना और ब्रह्मांड में खुद को अपराजय समझना, उन्हें अब तक स्वर्गीय जेल में डाल दिया गया होगा। यह अनिश्चित है कि वे जीवित बच भी पाएंगे या नहीं, कर्कश आवाज ने तिरस्कारपूर्वक कहा। इन दिनों प्राचीन क्षेत्र से निकलने वाले मूल दिव्य प्राणी पहले जैसे नहीं रहे। हमारे पूर्वज एक दुर्जय प्राणी थे जिन्होंने दिव्य न्यायालय में प्रवेश करने के लिए मृत्यु के कष्टों को शारीरिक रूप से पार किया। वे उन लोगों से कैसे तुलना कर सकते हैं जिन्होंने अपना भौतिक रूप भी खो दिया है? उन्हें मूल दिव्य प्राणी कहना शब्द को कलंकित करना है। सबसे अच्छा, वे केवल भाग्यशाली व्यक्ति हैं जो दिव्य न्यायालय में संयोग से पहुंच गए। हालांकि युवक इससे सहमत नहीं था और मुस्कुराते हुए उसने कहा, ऐसे संसाधन रहित निषिद्ध क्षेत्रों से उभरना, उनकी अंतर्निहित प्रतिभा और प्रतिभा निश्चित रूप से सराहनीय है। ये सिर्फ जन्म का दुर्भाग्य है। अगर वे केंद्रीय 6 महान सितारा क्षेत्रों में पैदा हुए होते तो वे प्रथम श्रेणी के व्यक्ति बन सकते थे। शुरुआती बिंदु सीमा को परिभाषित करता है। उनके भौतिक रूपों के बिना आगे की प्रगति लगभग असंभव है, यही उनकी अंतिम सीमा है। फिर भी हमारे लिए ये केवल एक शुरुआत है। ओह, हमारे भीतर बहने वाला दिव्य रक्त, उनकी तुलना कैसे की जा सकती है? कर्कश आवाज में प्राचीन क्षेत्र से उठने वाले दिव्य प्राणियों के लिए गहरी अवमानना दिखाई दी। लिन शेन का दिमाग लगभग फटने को था। उसने शुरू में यह विश्वास किया था कि दिव्य न्यायालय ब्रह्मांड के एक कोने में एक विशेष क्षेत्र मात्र है, लेकिन उनकी बातचीत के अनुसार ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है, जैसे कि दिव्य न्यायालय वास्तव में ब्रह्मांड का वास्तविक मुख्य क्षेत्र है, जबकि जिसे वे अपना ब्रह्मांडीय क्षेत्र मानते हैं वह तो बस बाहरी क्षेत्र है। इससे भी ज्यादा भयावह बात यह है कि अगर जिस व्यक्ति का उन्होंने जिक्र किया है वह सम्राट तियांशु है, तो ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति को केंद्रीय 6 महान तारा क्षेत्रों में नीच माना जाएगा। वहां के लोग कितने शक्तिशाली हैं? क्या ये हो सकता है कि स्वर्ग और पृथ्वी पर शासन करने वाला राज्य राजा सिर्फ एक पिछड़ा हुआ स्थानीय स्वामी है? लिन शेन को इस तरह के निष्कर्ष को स्वीकार करना मुश्किल लगा, लेकिन लिन वान ने उसे बताया था कि जिस दिव्य दरबार में वह गई थी वह असीम रूप से विशाल था और आबादी बेहद कम थी। इतने लंबे समय तक वहां रहने के बावजूद उसने केवल 6 व्यक्तियों को देखा था, जो लिन शेन द्वारा अब सुनी गई बातों के अनुरूप नहीं था। विरोधाभास को और बढ़ाते हुए लिन वान ने कहा कि जो लोग दिव्य न्यायालय में प्रवेश करते हैं वे अपना भौतिक रूप खो देते हैं और एक अलग जीवन रूप बन जाते हैं। लेकिन इन दोनों व्यक्तियों ने अलग अलग बातें कहीं तथा सुझाव दिया कि जो लोग दिव्य न्यायालय में शारीरिक रूप से प्रवेश करते हैं वे वास्तव में दिव्य न्यायालय के मुख्य सदस्य होते हैं। इस पर विचार करने पर लिन शेन को लिन वान की बातें कम विश्वसनीय लगीं। यदि वे अपना भौतिक रूप खो देते तो वे निश्चित रूप से प्रजनन नहीं कर पाते और मूल दिव्य सत्ता जैसी कोई चीज नहीं होती, न ही ये 2 व्यक्ति अस्तित्व में होते। चूंकि वे प्रजनन करने में सक्षम थे, इससे पता चलता है कि अतीत में वास्तव में लोग आकाशीय न्यायालय में शारीरिक रूप से घुसने में सक्षम थे और यहाँ तक कि वहाँ उनकी संख्या भी बढ़ गई थी, जिससे उनके वंशज विकसित हुए और आज उन्हें केंद्रीय 6 महान तारा क्षेत्र के रूप में संदर्भित किया जाता है। लिन शेन को अचानक याद आया कि डैमन बोन ने एक बार दिव्य दरबार के उतरने और एक निश्चित दक्षिणी शाश्वत सम्राट को देखने का उल्लेख किया था, जो प्रकट हुआ और जिसने बिना किसी प्रयास के स्टार सिस्टम को बदल दिया। उस समय लिन शेन को डैमन बोन के शब्द अविश्वसनीय लगे, लेकिन अब इसे याद करते हुए दक्षिणी सदाबहार सम्राट संभवतः इन दोनों द्वारा उल्लिखित दक्षिण सितारा जिले से नहीं हो सकता है ना? इसके बारे में सोचकर लिन शेन डर गया। अगर ये लोग उन लोगों के वंशज हैं जो शारीरिक रूप से दिव्य न्यायालय में प्रवेश करने में सक्षम हैं, तो उनका वंश और प्रतिभा कितनी शक्तिशाली होगी। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वे प्राचीन क्षेत्र से उभरने वालों को नीची नज़र से देखते हैं। अभी अभी उन्होंने इस प्राचीन क्षेत्र का उल्लेख किया, क्या इसका मतलब यह है कि ऐसे कई प्राचीन क्षेत्र हैं? लिन शेन ने जितना अधिक इसके बारे में सोचा उतना ही वह हैरान हो गया। इस प्राचीन क्षेत्र के उभरते हुए व्यक्ति सभी भौतिक रूप से रहित नहीं हैं। क्या उन्होंने नहीं कहा कि इस प्राचीन क्षेत्र में सभ्यता के इस युग में कोई ऐसा व्यक्ति था जो शारीरिक रूप से आकाशीय न्यायालय में घुस आया था, जिससे दक्षिण सितारा जिले में उथल पुथल मच गई थी और यहाँ तक कि दक्षिणी स्वर्ग द्वार को भी नष्ट कर दिया था, फिर भी अंत में वे उसे पकड़ नहीं पाए। युवक इन घटनाओं में काफी दिलचस्पी लेता हुआ लग रहा था। यदि ये तथ्य न होता कि प्राचीन क्षेत्र एक निषिद्ध क्षेत्र है जो दिव्य न्यायालय के लोगों के लिए दुर्गम है, तो वह कैसे बच सकता था? कर्कश आवाज में लगातार गुस्सा बढ़ता गया। युवक हंसा, मुझे अब याद आया, क्या तुम भी दक्षिणी स्वर्ग द्वार पर एक रक्षक के रूप में काम नहीं करते थे? क्या ऐसा हो सकता है कि जब उस व्यक्ति ने दक्षिणी सितारा जिले में तबाही मचाई और दक्षिणी स्वर्ग द्वार को नष्ट किया तो ये तुम्हारे वहां रहने के दौरान हुआ था? वह कर्कश आवाज शांत हो गई, कुछ देर तक कुछ नहीं बोली। मास्टर, प्राचीन क्षेत्र एक निषिद्ध क्षेत्र है और हालांकि हम अभी तक निषिद्ध क्षेत्र में नहीं पहुंचे हैं, उल्कापिंड भूमि बहुत खतरनाक है जिसमें सुपरमैसिव ब्लैक होल मौजूद हैं। अगर हम गलती से किसी सुपरमैसिव ब्लैक होल के क्षेत्र में प्रवेश कर गए तो हमारे लिए बच पाना मुश्किल होगा।
जोखिम बहुत बड़ा है, हमें जितनी जल्दी हो सके निकल जाना चाहिए। एक पल के बाद कर्कश आवाज ने आखिरकार फिर से बात की, स्पष्ट रूप से विषय बदलने की कोशिश करते हुए। अंकल जू यहाँ मेरी रक्षा के लिए हैं, इसलिए इन चीज़ों के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे साथ थोड़ी देर और रुको। भले ही हम सफ़ेद बाघ को न पा सकें, लेकिन कुछ अन्य पालतू जानवरों को पकड़ना अच्छा रहेगा। हम खाली हाथ नहीं लौट सकते, है न? युवक ने फिर से दक्षिणी स्वर्ग द्वार का जिक्र नहीं किया, लेकिन विनती की। इस न्यूट्रॉन तारे का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव बहुत मजबूत है, जो दुर्जय शारीरिक संरचना वाले जीवों को जन्म देता है। भले ही वे सफ़ेद बाघ के स्तर के न हों, फिर भी वे बेहतरीन पालतू जानवर साबित होंगे। अंकल जू, कृपया मुझे कुछ पकड़ने में मदद करें ताकि मैं उन्हें वापस ले जा सकूं, अधिमानतः ऐसे जो सवारी के लिए उपयुक्त हों। चलते हुए वे दोनों बातें करते रहे, उनकी आवाज़ें और पदचिह्न इसी गुफा की ओर आते प्रतीत हो रहे थे। बाहर खड़े दो लोग गुफा के करीब पहुंच रहे थे। जैसे ही वे प्रवेश द्वार पर पहुंचे, बड़ा बाघ बाहर निकल आया, उसके हाथ पैर जोर से उछलने लगे। लिन शेन ने भी उन दो लोगों की शक्ल देखी। उनमें से एक झुका हुआ बूढ़ा आदमी था जो 2 मीटर से ज्यादा लंबा था, बिजली के खंभे की तरह दुबला पतला, फिर भी उसके अंग बहुत लंबे थे और उसकी बाहें घुटनों से नीचे लटक रही थीं, जो काफी अजीब लग रहा था। दूसरा एक युवक था जो गहरे रंग के कपड़े पहने हुए था, उसके बाल एक जूड़े में बंधे हुए थे तथा उसमें एक हेयरपिन लगा हुआ था। उसकी उपस्थिति विशेष रूप से उल्लेखनीय नहीं थी, यद्यपि उसका पहनावा कुछ अजीब था। इन दोनों लोगों में लिन शेन को ऐसी कोई विशेषता नहीं दिखी जो इंसानों से अलग हो। हालांकि बूढ़ा आदमी अजीब लग रहा था, लेकिन उसकी शक्ल इंसानों से अलग नहीं थी। बड़ा बाघ बूढ़े आदमी की ओर झपटा और उसकी गर्दन पर भयंकर और तीव्र गति से काटने लगा। बूढ़े आदमी ने अपना पतला लेकिन असामान्य रूप से बड़ा हाथ बढ़ाया, जिसकी हर उंगली काले स्टील की तरह थी, और सफ़ेद बाघ के सिर के ऊपर से थप्पड़ मारा, जिससे उसकी खोपड़ी तुरंत टूट गई और बेस म्यूटेशन फ्लूइड फूट पड़ा। बड़ा बाघ मौके पर ही मारा गया। ये देखकर दूसरे बाघ ने एक शोकपूर्ण दहाड़ लगाए और बूढ़े आदमी की ओर दौड़ा, लेकिन उसका भी वही हश्र हुआ जो बड़े बाघ का हुआ था। उसका सिर सीधे कुचला गया और दोनों बड़े बाघ तुरंत मर गए। चारों छोटे बाघ शावकों ने अपने दांत दिखाए और जोर से गुर्राते हुए बूढ़े आदमी पर झपटने की कोशिश की, लेकिन वे मौत के पाउडर से बंधे हुए थे और आगे नहीं बढ़ सके। लिन शेन को गुफा के अंदर खड़ा देखकर दोनों लोग थोड़ा चौंक गए। उन्हें स्पष्ट रूप से यहाँ किसी और से मुलाकात की उम्मीद नहीं थी। आप दिव्य प्राणियों के किस वंश से संबंधित हैं? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? युवक ने लिन शेन से पूछा। लिन शेन के मन में आध्यात्मिक प्रकाश की एक चमक कौंधी। उन्हें एहसास हुआ कि वे दिव्य दरबार के लोगों और प्राचीन क्षेत्र के मनुष्यों के बीच अंतर नहीं कर सकते, जिससे उनके दिल को बहुत शांति मिली। मैं तियान हूँ, यहाँ शिकार कर रहा हूँ और सफ़ेद बाघ द्वारा गुफा में फंस गया था। सफ़ेद बाघ को मारने के लिए आप दोनों का धन्यवाद। लिन शेन ने अपने हाथ झुकाए और कहा, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप दोनों को कैसे संबोधित करना है? मैं भविष्य में निश्चित रूप से इस उपकार का बदला चुकाऊंगा। ऐसी निम्न स्तरीय विकृत प्रजातियां भी श्वेत बाघ नाम की हकदार हैं। दुबले पतले बूढ़े आदमी ने घृणा से कहा। युवक ने हंसते हुए कहा, यह एक मामूली प्रयास था, इसकी चिंता मत करो। बस मुझे डुओ कहो। यह मेरे चाचा हैं, अंकल जू। हम सेंट्रल हेवन स्टार सिस्टम से आए हैं और यहाँ शिकार करने भी आए हैं। बचाव के लिए आप दोनों का धन्यवाद। 2 बड़े बाघों को आपने मार डाला और ये 4 सफ़ेद बाघ शावक आपके शिकार हैं। कृपया उन्हें ले जाए। लिन शेन ने 4 छोटे बाघ शावकों की ओर इशारा किया। ये कचरा आप ही रख लें, अंकल जू ने ठंडे स्वर में कहा। हालांकि डुओ ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें इन विकृत प्रजातियों में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर आप उन्हें चाहते हैं तो बेझिझक उन्हें ले जाएं। हम यहाँ पौराणिक सफ़ेद बाघ के निशान खोजने आए हैं। आप यहाँ कब आए? क्या आपको सफ़ेद बाघ के कोई निशान दिखे हैं? क्या ये सफ़ेद बाघ नहीं है? लिन शेन ने ज़मीन पर पड़े सफ़ेद बाघों के शवों की ओर इशारा किया। डुओ कुछ कहना चाहता था, लेकिन अंकल जू ने पहले ही डुओ से कहा, वह एक निम्न स्तरीय दिव्य प्राणी है, शायद ये भी नहीं जानता कि परम प्राणी क्या होते हैं। उससे बात करके समय क्यों बर्बाद करना? डुओ ने इसके बारे में सोचा और लिन शेन से कहा, हम सफ़ेद बाघ के निशान की तलाश में हैं और पहले यहाँ से चले जाएंगे। अपना ख्याल रखना। ये कहकर वे दोनों मुड़े और साथ साथ चले गए। लिन शेन ने उन्हें दूर जाते हुए देखा, फिर राहत की सांस ली। उसने अभी भी संघर्ष कर रहे और चीख रहे छोटे बाघ शावकों को देखा, फिर बड़े और दूसरे बाघ के शवों को देखा, हल्की सी सांस ली और चारों छोटे बाघ शावकों से मौत का पाउडर निकलवाया। चारों छोटे बाघ शावक तुरंत बड़े और दूसरे बाघ के शवों के पास पहुंचे और उनके शरीर को अपने शरीर से धकेलते हुए उन्हें जगाने का प्रयास करने लगे। दुर्भाग्यवश उनके सिर पहले ही कुचले जा चुके थे, इसलिए उनका पुनः जीवित होना असंभव था। जब लिन शेन विचारों में खोया हुआ था, उसने बड़े बाघ और दूसरे बाघ के टूटे हुए सिरों के अंदर फ्लोरोसेंट रोशनी के साथ टिमटिमाती हुई कोई चीज़ देखी। पहले तो वह इतना घबरा गया कि उसने ध्यान नहीं दिया,
लेकिन अब करीब से देखने पर उसे सफ़ेद जैद से बनी मोती जैसी कोई चीज़ दिखाई दी। लिन शेन ने पास जाकर एक मोती उठाया। ये लगभग कबूतर के अंडे के आकार का था, जिसका खोल क्रिस्टल जैसा साफ था और उसमें से फ्लोरोसेंट चमक निकल रही थी और उसमें दूधिया सफ़ेद तरल था। जैसे ही मोती घूमा, अंदर का तरल बह गया, जिससे ये बहुत ही अजीब लग रहा था। लिन शेन को यह महसूस हो गया कि इस मोती के अंदर अविश्वसनीय रूप से भयानक ऊर्जा उतार चढ़ाव थे। अमर विकृत प्रजाति सफ़ेद जैड टाइगर के असामान्य स्रोत की खोज की। अमर विकृत प्रजाति सफ़ेद जैड टाइगर के असामान्य स्रोत की खोज की। यांत्रिक घड़ी 2 बार कंपन हुई और लिन शेन ने उस पर नज़र डाली, थोड़ा हैरान होकर। ये सफ़ेद जैड टाइगर एक अमर प्राणी होना चाहिए, लेकिन यह अमर विकृत प्रजाति क्या है? और एक विकृत स्रोत क्या है? ये चीज़ पुनर्जन्म की राख जैसी नहीं है और उसने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना था। लिन शेन इसका उपयोग नहीं समझ पाया, इसलिए वह इसे अभी के लिए स्टोर कर सकता था। हालांकि तत्काल संकट टल गया था, लेकिन ग्रह अभी भी खतरों से भरा हुआ था। बाहर एक अज्ञात बैंगनी प्रकाश था जो खतरे को विकीर्ण करता था, और कौन जानता है कि भूमिगत गुफाओं के अंदर इन अमर स्तर की विकृत प्रजातियों में से कितनी थीं। चारों छोटे बाघ अपनी चीखों से थककर बड़े बाघ की लाश के पास लेट गए, उससे चिपक गए और हमेशा की तरह सो गए। लिन शेन ने उन्हें देखा और एक पल के लिए समझ नहीं पाया कि उनके साथ क्या करे। हम लाशों को यहाँ नहीं छोड़ सकते, आसपास की गुफाओं में अन्य विकृत प्रजातियां हो सकती हैं। अगर वे गंध से आकर्षित हो जाएं तो ये परेशानी का सबब बन जाएगा। लिन शेन ने लाशों को बाहर खींचने के बारे में सोचा, लेकिन अपनी ताकत और डेथ पाउडर की शक्ति के साथ भी उन्हें इस गुरुत्वाकर्षण वातावरण में ले जाना मुश्किल था। इसके अलावा लिन शेन को नहीं पता था कि उन्हें कहाँ खींचना है। जब वह सोच रहा था कि क्या करना है, तो बाहर से सरसराहट की आवाज़ आई। लिन शेन अचानक चौंक गया और जल्दी से गुफा के प्रवेश द्वार की ओर देखने लगा। तभी उसने देखा कि लगभग 2 मीटर लंबा, 6 पैरों वाला और मगरमच्छ जैसा दिखने वाला एक प्राणी प्रवेश द्वार से रेंगते हुए अंदर आ रहा है। ये जीव पहले बड़े बाघ का भोजन था, लेकिन अब जब बड़ा बाघ मर चुका था, तो इसने बड़े बाघ और दूसरे बाघ की लाशों के पास जाने का साहस किया। लिन शेन ने जल्दी से डेथ पाउडर से छोटे बाघों को जगाया, जिन्होंने 6 पैरों वाले मगरमच्छ को देखा। वे बड़े बाघ और दूसरे बाघ की लाशों के सामने पंक्तिबद्ध हो गए, अपने दांत दिखाते हुए और हमला करने के प्रयास में अपने पंजे हिलाते हुए। 6 पैरों वाले मगरमच्छ ने स्पष्ट रूप से इन छोटे बच्चों को गंभीरता से नहीं लिया तथा अपना मुंह खोलकर एक छोटे बाघ को काटने लगा। छोटा बाघ चौंक गया और पीछे की ओर लड़खड़ाकर गिर पड़ा, और 6 पैरों वाले मगरमच्छ के बड़े मुंह से उसे काटने ही वाला था। अचानक एक लाल रस्सी उछली और 6 पैरों वाले मगरमच्छ के मुंह के चारों ओर लिपट गई तथा लगातार उसके मुंह को कसती और बलपूर्वक बांधती रही। 6 पैरों वाला मगरमच्छ अपना सिर हिलाकर जमीन पर लौटने लगा, अपने मुंह पर लगे मौत के पाउडर को झटकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से वह अपना मुंह नहीं खोल सका और उसके पास मौत के पाउडर को नियंत्रित करने का कोई तरीका नहीं था। ये जीव मगरमच्छ जैसा दिखता था और इसकी शारीरिक संरचना और विशेषताएं भी मगरमच्छ जैसी ही थीं। हालांकि इसकी काटने की शक्ति बहुत मजबूत थी, लेकिन इसका मुंह खोलने की क्षमता कमजोर थी। इसके लंबे मुंह को डेथ पाउडर से बांधने के बाद यह इसे खोल नहीं सका। लिन शेन तुरंत वहां पहुंचे और मगरमच्छ पर एक्यूपॉइंट सील करना शुरू कर दिया। जैसा कि लिन शेन ने अनुमान लगाया था, मगरमच्छ का शरीर बहुत मजबूत था और मात्र एक्यूपॉइंट सीलिंग से उसमें प्रवेश नहीं हो सकता था। जब उसने 10 में से 1 हिट तकनीक का इस्तेमाल किया, तभी वह उसके शरीर को सील करने में सफल हुआ। अध्याय सुअर ड्रैगन। लिन शेन ने शुरू में सोचा था कि सफ़ेद बाघ की तरह 6 पैरों वाला मगरमच्छ भी जल्द ही लक्षित एक्यूपॉइंट से मुक्त हो जाएगा और अपनी गतिशीलता पुनः प्राप्त कर लेगा। हालांकि वह कुछ देर तक किनारे पर इंतजार करता रहा, लेकिन मगरमच्छ फिर भी नहीं हिला और वह सीलबंद एक्यूपॉइंट्स को तोड़ने में असमर्थ रहा, जैसे बिग टाइगर और सेकंड टाइगर ने कुछ ही समय में ऐसा कर दिया था। 4 छोटे बाघ भी दौड़े, 6 पैरों वाले मगरमच्छ पर झपट पड़े, अपना मुंह खोला और मगरमच्छ को फाड़ने के लिए अपने छोटे बाघ दांतों का इस्तेमाल किया। दुर्भाग्यवश उनकी शक्ति पर्याप्त नहीं थी, न ही उनके दांत पर्याप्त तीखे थे। वे 6 पैरों वाले मगरमच्छ के शरीर को चीर नहीं सके। लिन शेन ने अपना सिर हिलाया, ऐसी जगह पर ये 4 छोटे बाघ शायद जीवित नहीं बचेंगे। अचानक लिन शेन ने एक दरार सुनी और छोटे बाघों में से एक ने वास्तव में 6 पैर वाले मगरमच्छ के पंजे का एक टुकड़ा काट लिया और उसे फाड़ दिया। लिन शेन हैरान रह गया। हालांकि 6 पैरों वाले मगरमच्छ के पंजे उसके शरीर जितने कठोर नहीं थे, उसे अन्य अंगों की तुलना में कमजोर भी नहीं होना चाहिए था, फिर भी उसे काट लिया गया। लिन शेन ने उस छोटे बाघ को देखा, उसने पंजे के उस टुकड़े को काटते हुए देखा और फिर से ऊपर की ओर बढ़ा, कई स्थानों को बदलते हुए सही स्थान पाया और एक दरार के साथ उसने एक और टुकड़ा काट लिया। इससे लिन शेन को बहुत आश्चर्य हुआ और उसे जल्द ही एहसास हुआ कि यह छोटा बाघ बाकी से थोड़ा अलग है।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अन्य 3 छोटे बाघ कैसे काटते, वे ऐसा नहीं कर सकते थे। इस छोटे बाघ का मुंह छोटा था और वह बड़े अंगों को पकड़ नहीं सकता था, लेकिन जब तक उसे काटने के लिए जगह मिल जाती, वह वास्तव में 6 पैरों वाले मगरमच्छ के शरीर में प्रवेश कर सकता था। इस छोटे बाघ का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करने पर पता चला कि अन्य 3 की तुलना में इसके स्वरूप में कोई स्पष्ट अंतर नहीं था, तथा यह अभी भी चारों में सबसे छोटा था। हालांकि इसके पंजे और दांत अन्य 3 छोटे बाघों की तुलना में स्पष्ट रूप से अधिक तीखे थे और इसकी काटने की शक्ति बहुत अधिक थी। पहले उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था और चारों छोटे बाघ अलग नहीं लग रहे थे, लेकिन अब ध्यानपूर्वक अवलोकन के बाद, हालांकि यह छोटा बाघ भी सफेद था, इसके जैद जैसे शरीर में प्लेटिनम जैसी धातुई चमक का हल्का सा आभास था। ये चमक बहुत फीकी थी, यदि ध्यान से न देखा जाए तो लगभग अदृश्य थी, लेकिन करीब से तुलना करने पर यह वास्तव में अन्य 3 से थोड़ी अलग थी। इसके बाद छोटे बाघ ने धीरे धीरे 6 पैरों वाले मगरमच्छ के पैर को काटा। जब उसे काटने के लिए कोई और जगह नहीं मिली तो उसने दूसरे पैर पर काटना जारी रखा। अन्य 3 छोटे बाघ भी उसके पास आ गए तथा छोटे बाघ द्वारा किए गए घावों को काटने लगे तथा बाहर बह रहे तरल पदार्थ को चूसने लगे। 6 पैरों वाला मगरमच्छ लक्षित एक्यूपॉइंट के कारण हिलने में असमर्थ था, लेकिन छोटे बाघ द्वारा उसके 6 अंगों को काटे जाने के बावजूद वह जीवित था तथा उसके शरीर के अंदर का तरल पदार्थ शीघ्र ही सूख गया। अमर विकृत प्रजाति को मार डाला। 6 पैरों वाले सुअर ड्रैगन। पथभ्रष्ट स्रोत को खोज लिया। संदेश एक बार फिर यांत्रिक घड़ी पर दिखाई दिया। लिनशेन को इस बात पर शोध करने का समय नहीं मिला था कि इस 6 पैर वाले सुअर ड्रैगन का असामान्य स्रोत कहाँ था, जब अचानक बाहर से शोर सुनाई दिया। एक के बाद एक 6 पैर वाले सुअर ड्रैगन गुफा के प्रवेश द्वार से रेंगते हुए अंदर आए। एक पल में 7 या 8 रेंगते हुए अंदर आ गए और अधिक सुअर ड्रैगन अंदर रेंगते रहे। लिनशेन चौंक गया और जल्दी से पीछे हट गया। चारों छोटे बच्चे भी डर गए और लिनशेन के साथ पीछे हट गए। एक आदमी और 4 बाघ गुफा के कोने में चले गए, वहां पीछे हटने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। हालांकि उन 6 पैर वाले सुअर ड्रैगन ने उन पर हमला नहीं किया, बल्कि बड़े बाघ, दूसरे बाघ और उस सुअर ड्रैगन के शरीर पर झपट पड़े। जल्द ही उन्होंने उन्हें फाड़ना शुरू कर दिया। बड़े बाघ, दूसरे बाघ और उस सुअर ड्रैगन के शरीर के टुकड़ों के लिए लड़ते हुए उन्हें अपने पेट में खा गए। ये पिग ड्रैगन बहुत ही निर्दयी हैं, यहाँ तक कि अपनी प्रजाति के लोगों को भी नहीं बख्शते। 1 दर्जन से ज्यादा पिग ड्रैगन रेंग कर अंदर घुस आए और तेजी से 3 लाशों को टुकड़ों में फाड़कर जमीन पर बिखेर दिया। कई बार उन छोटे बाघों ने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन लिनशेन ने डेथ पाउडर का उपयोग करके उन्हें रोक दिया। लिनशेन को पता था कि वे यहाँ ज्यादा समय तक नहीं रह सकते। इतने सारे पिग ड्रैगन के लिए 3 लाशें काफी नहीं थीं। खाने के बाद उसने अनुमान लगाया कि वे उस पर और लिटिल टाइगर्स पर हमला करना शुरू कर देंगे। यहाँ तक कि डेथ पाउडर के साथ भी इतने सारे पिग ड्रैगन को हराना कठिन होगा। हमें उनके भोजन करते समय ही यहाँ से चले जाना चाहिए, लिनशेन ने सोचा, उन पिग ड्रैगन्स को भोजन के लिए छटपटाते हुए देखकर। अगर वे उनके बीच से निकल सकें तो वे इस गुफा से बच सकते हैं। वह नहीं जानता था कि बाहर उनका क्या इंतजार हो रहा है, लेकिन यहाँ निष्क्रिय पीड़ित बने रहने से तो ये बेहतर ही लग रहा था। लिनशेन ने छोटे बाघों की गर्दन के चारों ओर डेथ पाउडर लपेट दिया और उन्हें बाहर ले जाने के लिए डेथ पाउडर की पूंछ खींचनी शुरू कर दी। उन्हें उम्मीद थी कि वे सुअर ड्रैगन भोजन के लिए लड़ने में व्यस्त होंगे और उन पर हमला नहीं करेंगे। चारों छोटे बाघों को मानो कुत्तों की तरह बांध दिया गया हो, लिनशेन द्वारा घसीटा जा रहा था। 2 छोटे बाघ जमीन पर बैठ गए, हिलने से इनकार कर दिया, और लिनशेन और डेथ पाउडर के प्रयासों के बावजूद उन्हें बाहर नहीं निकाला जा सका। इस क्षेत्र में गुरुत्वाकर्षण बहुत भयानक था, जिसके कारण पहले से ही भारी लिटिल टाइगर्स छोटे पहाड़ों के समान भारी लगने लगे। जैसे ही लिनशेन उन्हें पीछे छोड़ने पर विचार कर रहा था, एक विशिष्ट छोटा बाघ अचानक से वहां पहुंचा और अनिच्छुक छोटे बाघों में से एक की गर्दन पर काट लिया, जिससे वह बेतहाशा चीखने लगा। इसके बाद वह दूसरे छोटे बाघ पर झपटा और उसे भी काट लिया। काटने के बाद उसने 2 छोटे बाघों पर 2 बार भौंका, जो आश्चर्यजनक रूप से उठ खड़े हुए और निराश होकर उसके पीछे चले गए। लिनशेन को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि जब उसने उन्हें बाहर ले जाना शुरू किया तो विशिष्ट छोटा बाघ तुरंत उसके पीछे चला गया और अन्य 3 छोटे बाघों ने भी ऐसा ही किया। यह आदमी वास्तव में कुछ अलग है। अभी लिनशेन के पास आगे सोचने का कोई समय नहीं था और सावधानी से उन्हें दावत कर रहे सुअर ड्रैगन से आगे ले गया और लाशों के पास से चुपके से निकल गया। एक आदमी और 4 बाघों का समूह धीरे धीरे पिग ड्रैगन्स के पास से गुजरा, और एक बार जब वे प्रवेश द्वार पर पहुंचे और गुफा से बाहर निकले तो लिनशेन ने बाहर का निरीक्षण किया। गुफा प्रणाली को सभी दिशाओं में फैला हुआ और अन्य विकृत प्रजातियों के कोई निशान नहीं देखकर उसने राहत की सांस ली और आगे बढ़ने के लिए एक दिशा चुनी। लिनशेन ने जो दिशा चुनी थी वही डुओ और अंकल जू ने ली थी। उसकी वर्तमान ताकत को देखते हुए इस जगह पर जीवित रहना वाकई एक चुनौती थी। चूंकि वह दिव्य न्यायालय के एक दिव्य प्राणी का रूप धारण कर सकता था, इसलिए शायद दिव्य प्राणी की पहचान वास्तव में उसकी मदद कर सकती थी।
यदि वह इस भयानक जगह से बचना चाहता था तो उसे संभवतः डुओ और अंकल जू पर निर्भर रहना होगा। लिन शेन बहुत सतर्क था। विशिष्ट छोटे बाघ के नेतृत्व में 4 छोटे बाघ करीब से उसका पीछा कर रहे थे। अगर कोई छोटा बाघ गुस्सा दिखाता और आगे बढ़ने में हिचकिचाता तो वह विशिष्ट छोटा बाघ उस पर दहाड़ता, जिसके बाद वह शांत हो जाता और चलना जारी रखता। कुछ ही देर चलने के बाद लिन शेन को जमीन पर कई पिग ड्रैगन्स की लाशें मिलीं, जिनके सिर कुचले हुए थे, पीटने से नहीं बल्कि कुचलने से, जैसा कि एक के सिर पर स्पष्ट पैरों के निशान से पता चलता है, जो संभवतः अंकल जू द्वारा छोड़े गए थे। लिन शेन को पता था कि वह सही रास्ते पर है। शवों की तलाशी लेने के बाद उसने जल्दी से उनके टूटे हुए सिरों में कई काले, सेम के आकार के एबरेंट सोर्स पाए, जिनमें अंदर बहता हुआ काला तरल पदार्थ था। अचानक लिन शेन के हाथ में एक पिग ड्रैगन एबरेंट स्रोत ने हल्का कंपन दिया। के एक क्षण बाद एबरेंट स्रोत अचानक तेजी से बढ़ने लगा, जैसे पौधे उगते हैं, और उसके अंदर से काला तरल पदार्थ बाहर निकलने लगा, जो झरने के पानी की तरह उमड़ रहा था, जिससे एबरेंट स्रोत बड़ा और बड़ा होता जा रहा था। लिन शेन ने अवचेतन रूप से उस चीज को जमीन पर फेंक दिया और काले तरल को जमीन पर उछलते हुए देखा, और एक पल के बाद काला तरल वास्तव में कैंची की एक बड़ी जोड़ी के आकार में बदल गया, फिर धीरे धीरे जम गया। जल्द ही लिन शेन ने पाया कि यह चीज काले रंग की एलियन के आकार की बड़ी कैंची में बदल गई थी, जिसकी लंबाई 1 मीटर थी। कैंची के ब्लेड का सबसे चौड़ा हिस्सा हथेली जितना चौड़ा था और ब्लेड का किनारा दांतेदार था। विचित्र दिव्य कलाकृति की खोज हुई पिग ड्रैगन कैंची। घड़ी ने सूचना फिर से दिखा दी। लिन शेन ने नीचे देखा और वास्तव में सुअर ड्रैगन कैंची की जानकारी पाए। सुअर ड्रैगन कैंची, निम्न पथभ्रष्ट दिव्य कलाकृति। श्रृंखला, शक्ति श्रृंखला। उपयोग आवश्यकताएं, शक्ति का नियम, शक्ति अंक 10,000। विचलन दर 5%। कठोरता 14,334। कठोरता 14,343। भिन्न विशेषता, गला घोंटना। ये चीज़ कुछ हद तक स्पिरिट बेस के समान है। मुझे अभी यह अजीब लगा। यहाँ विकृत प्रजातियां अमर स्तर पर हैं, तो उनके पास स्पिरिट बेस क्यों नहीं है? ऐसा लगता है कि यहाँ के जीव प्राचीन क्षेत्र के जीवों से कुछ अलग हैं। लिन शेन ने पिग ड्रैगन कैंची को उठाने का प्रयास किया, लेकिन चूंकि उसके पास शक्ति का नियम नहीं था, इसलिए वह पिग ड्रैगन कैंची को केवल एक सामान्य हथियार के रूप में ही इस्तेमाल कर सकता था और स्ट्रैंगल विशेषता को सक्रिय नहीं कर सकता था। लिन शेन ने विधि सरणी का उपयोग किया और ये देखना चाहा कि क्या वह विधि सरणी का उपयोग करके एबरेंट विशेषता को सक्रिय कर सकता है। कानून की व्यूह रचना को पिग ड्रैगन कैंची में समाहित कर दिया गया और पिग ड्रैगन कैंची से तुरंत ही काली रोशनी निकलने लगी तथा दांतेदार ब्लेड अपने आप कंपन करने लगे। ये वास्तव में काम करता है। लिन शेन बहुत खुश था। सक्रिय पिग ड्रैगन कैंची स्पर्श करने के लिए बहुत हल्का महसूस हुआ और उन्हें घुमाना लिन शेन के लिए बहुत आसान हो गया। लिन शेन के एक विचार से पिग ड्रैगन कैंची तेजी से एबरेंट स्रोत के आकार में वापस आ गई और उसके हाथ की हथेली में आ गिरी। लिन शेन ने जल्दी से कुछ अन्य पथभ्रष्ट स्रोत निकाले, ये देखने के लिए कि क्या वे पथभ्रष्ट दिव्य कलाकृतियों में बदल सकते हैं। हालांकि चाहे उन्होंने कितनी भी कोशिश की हो, इन पथभ्रष्ट स्रोतों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। ऐसा प्रतीत होता है कि सभी पथभ्रष्ट स्रोत पथभ्रष्ट दैवीय कलाकृतियों में नहीं बदल सकते। लिन शेन ने एबरेंट सोर्स को हटा दिया और आगे बढ़ना जारी रखा। चूंकि वहां पिग ड्रैगन्स की लाशें थीं, इसका मतलब था कि वह सही दिशा में जा रहा था। डुओ और बाकी लोगों को इस तरफ आना चाहिए था। उन्होंने जो रास्ता अपनाया है वह फिलहाल सुरक्षित होना चाहिए। जाने से पहले लिन शेन ने सुअर ड्रैगन से अपने और 4 छोटे बाघों के लिए भोजन के रूप में कुछ एबरेंट लिक्विड एकत्र किया। न्यूट्रॉन तारे के भीतर की गुफाएं जटिल और आपस में जुड़ी हुई थीं, जिससे लिन शेन बहुत हैरान रह गए। ऐसी गुरुत्वाकर्षण स्थितियों के तहत ये समझना कठिन था कि ऐसी गुफाएं कैसे बन सकती हैं। सैद्धांतिक रूप से न्यूट्रॉन तारे के घनत्व के कारण वहां इतने अधिक खोखले स्थान नहीं होने चाहिए। अब इन चीज़ों के बारे में चिंता करने का समय नहीं था। लिन शेन ने ध्यान से देखा, कुछ निशान खोजने की उम्मीद में, ताकि वह गलत रास्ता न अपना ले। दुर्भाग्यवश यहाँ सामग्री का घनत्व बहुत अधिक था, जिससे कोई भी निशान छोड़ना मुश्किल हो गया। कुछ ही समय में लिन शेन को विकृत प्रजातियों की और लाशें मिलीं, जो पिग ड्रैगन नहीं थीं। वे दिखने में बहुत अजीब थे और यह स्पष्ट नहीं था कि वे कौन से जीव थे। सभी एक स्याहीदार बैंगनी रंग में थे, जो गुफाओं के पत्थरों के साथ अच्छी तरह से मिश्रित थे, और आकार बेहद विचित्र थे, जैसे कि चमगादड़ के पंखों वाला कोई नंगा चमड़ा वाला बंदर और कोई फर नहीं। अंकल जू को सिर फोड़ने में विशेष रूप से मजा आता है, क्योंकि इन सभी विकृत प्रजातियों के सिर फोड़ दिए गए थे, जबकि उनके विकृत स्रोत अंदर अछूते रह गए थे। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें ऐसी चीज़ों की परवाह नहीं थी, उन्हें बेकार समझते थे। लिन शेन ने कुछ और पथभ्रष्ट स्रोत उठाए, लेकिन दुर्भाग्य से उनमें से कोई भी पथभ्रष्ट दिव्य कलाकृतियां नहीं बन सका। लिन शेन ने पिग ड्रैगन कैंची का उपयोग करके एक विकृत प्रजाति का सिर काटने की कोशिश की। स्ट्रैंगल को सक्रिय करने के बाद एक तेज झटका लगा और विकृत प्रजाति की गर्दन साफ साफ कट गई।
पिग ड्रैगन कैंची के साथ लिन शेन को अब इन विकृत प्रजातियों को मारने में असमर्थ होने की चिंता नहीं थी। जब तक वह उनकी सुरक्षा में सेंध लगा सकता था तब तक उसकी तकनीकें काम की होंगी। लिन शेन ने अपने गुण पर नज़र डालने का अवसर लिया और पाया कि उसका शक्ति गुण फिर से बढ़ गया था, जो अब 10,298 अंक तक पहुंच गया था। अचानक 200 से अधिक अंकों की वृद्धि। कुछ शोध के बाद लिन शेन को एहसास हुआ कि जैसे जैसे डेथ पाउडर का वजन बढ़ता गया, उसकी ताकत भी बढ़ती गई। मृत्यु पाउडर अभी भी बढ़ रहा है। इस खोज ने लिन शेन को बहुत खुश किया। इस ग्रह पर ताकत से ज्यादा उपयोगी कोई गुण नहीं था। लिन शेन 4 छोटे बाघों के साथ आगे बढ़ता रहा। उसे जल्द ही एहसास हुआ कि आसपास बहुत सारी गुफाएं हैं। ऐसा लग रहा था कि उसने गलत रास्ता पकड़ लिया है। वह काफी देर तक चलता रहा था, लेकिन उसे विकृत प्रजातियों की कोई लाश नहीं दिखी। जैसे ही लिन शेन इस बात पर विचार कर रहा था कि क्या पीछे मुड़कर किसी दूसरी दिशा में जाना चाहिए, उसने अचानक ऊपर से एक बैंगनी रंग का धुंधला सा पदार्थ नीचे आते देखा। लिन शेन ने तुरंत एक नंगे चमड़ी वाले बंदर को देखा, जो आसमान से गिरने के बाद अपने पंजों से छोटे बाघों में से एक की ओर बढ़ा। 6 भारतीय महिलाएं जो सुंदरता और दिमाग के लिए जानी जाती हैं। जानिए क्या होता है जब आपको सच में किसी से प्यार हो जाता है। छोटा बाघ गुर्राया और अपने पंजे हिलाए, लेकिन वह नंगे चमड़ी वाले बंदर जितना तेज या मजबूत नहीं था। जब बंदर के पंजे ने उसे पकड़ा तो वह लगभग जमीन से उठ गया। विशेष छोटा बाघ अचानक झपटा और नंगे चमड़ी वाले बंदर के पैर को काट लिया, उसे छोड़े बिना उसे मजबूती से पकड़ लिया। डेथ पाउडर ने भी खुद को चारों ओर लपेट लिया, नंगे चमड़े वाले बंदर के शरीर को उलझा दिया। लिन शेन के हाथों ने किसी समय इनहेरिटेंस फैन को बुलाया था और उसने कई बार बंदर को जोर से पंखा झल दिया, जिससे उसकी ताकत और गति बहुत कम हो गई, जिससे वह आसमान से गिर गया। लिन शेन ने फोल्डिंग फैन को गिरा दिया और दोनों हाथों से पिग ड्रैगन कैंची पकड़ ली। बंदर की गर्दन पर निशाना साधते हुए उसने काट दिया, स्ट्रैंगल को सक्रिय किया और एक ही बार में बंदर की गर्दन को अलग कर दिया। एक अमर विकृत प्रजाति को मार डाला। उत्परिवर्ती दानव। विकृत स्रोत का पता चला। घड़ी की सूचना तुरंत प्रतिध्वनित हुई। आखिरकार इन विकृत प्रजातियों से निपटना इतना भी मुश्किल नहीं है। जब तक मेरी ताकत पर्याप्त है, पिग ड्रैगन कैंची के बिना भी मैं स्क्रैप तलवार कौशल का उपयोग करके स्क्रैप तलवार से उन्हें मारने में सक्षम होना चाहिए। लिन शेन ने महसूस किया कि महान शक्ति, गति और शारीरिक लचीलेपन के अलावा इन विकृत प्रजातियों की युद्ध क्षमता और कौशल अमर लोगों की तुलना में बहुत कम थे। कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में लिन शेन अभी भी उनसे बहुत अधिक शक्तिशाली था, लेकिन दुर्भाग्य से वह शक्ति और शारीरिक मजबूती के मामले में उनसे मुकाबला नहीं कर सकता था। लिन शेन ने पिग ड्रैगन कैंची का उपयोग करके उत्परिवर्ती दानव के सिर को चीर दिया और उसके अंदर के पथभ्रष्ट स्रोत को बाहर निकाल लिया, जो कि हमेशा की तरह ऐसा नहीं था जो एक पथभ्रष्ट दैवीय कलाकृति बन सकता था। लिन शेन ने छोटे टाइगर्स को म्यूटेंट दानव की लाश से कुछ दूर पीछे ले गया और फिर आराम करने के लिए रुक गया। अब डुओ और अन्य लोगों के निशान खोजने में असमर्थ लिन शेन की पिछली योजनाएं शून्य हो गईं और उसे अन्य व्यवस्थाओं के साथ आना पड़ा। इतने लंबे समय तक चलने के बाद उसे खुद थकान महसूस नहीं हुई, लेकिन चारों छोटे बाघ थक गए थे। खास छोटे बाघ की हालत थोड़ी बेहतर थी। वह बस वहीं बैठा लिन शेन को देख रहा था, जबकि बाकी पहले से ही इतने थके हुए थे कि वे जीभ बाहर निकालकर हौंफ रहे थे। डेथ पाउडर भी थका हुआ लग रहा था। उसने अपना सिर लिन शेन की जेब में घुसाने के लिए बढ़ाया। लिन शेन ने तुरंत उसका आशय समझ लिया और उसे एक पथभ्रष्ट स्रोत प्रस्तुत किया। बिना किसी हिचकिचाहट के डेथ पाउडर ने कुछ एबरेंट सोर्स को निगल लिया। इसका रूप धीरे धीरे लिन शेन पर चढ़ गया, उसके शरीर के चारों ओर कुंडली मारते हुए। डेथ पाउडर की उलझन से मुक्त होकर चारों छोटे बाघों में से कोई भी भाग नहीं सका, बस लिन शेन के पास आराम कर रहा था। लिन शेन ने उन्हें कुछ विकृत तरल पीने को दिया, जिससे उनकी खर्च हुई ऊर्जा पुनः प्राप्त हो गई। गुफा के ऊपर बैंगनी रोशनी से चमकती 2 आंखें लिन शेन और नीचे आराम कर रहे 4 छोटे बाघों को गौर से देख रही थीं। यह एक उत्परिवर्ती दानव था, लेकिन इसकी आंखें नीलम जैसी थीं और इसके शरीर पर कई चमकीले बैंगनी रंग के पैटर्न थे, जो सामान्य उत्परिवर्ती दानवों से थोड़ा अलग थे। उत्परिवर्ती दानव नेता। लिन शेन ने चारों छोटे बाघों को खाना खिलाना समाप्त कर दिया। वे सभी आराम करने के लिए उसके पास लेट गए, जबकि लिन शेन भी बैठ गया और ऐसा लगता है कि वह सो गया है। एक उत्परिवर्तित दानव अचानक चट्टानी छत से नीचे कूदता है। उसके पंजे बैंगनी रोशनी चमकाते हैं और वह हिंसक रूप से लिन शेन के सिर को पकड़ता है। यहाँ गुरुत्वाकर्षण भयानक है और जैसे ही उत्परिवर्तित दानव आकाश से गिरता है, उसकी गति अविश्वसनीय रूप से तेज होती है। लिन शेन, जो सोता हुआ दिखाई दे रहा था, अचानक अपने हाथ ऊपर उठाता है। उसके हाथों में पिग ड्रैगन कैंची दिखाई देती है और उत्परिवर्तित दानव के पंजों की ओर काटती है। झंकार। संघर्ष के बाद पिग ड्रैगन कैंची की स्ट्रैंगल विशेषता अप्रत्याशित रूप से उत्परिवर्तित दानव के पंजे को काटने में विफल हो जाती है। इसके बजाय वे उसकी पकड़ से बाहर निकल जाते हैं।
लिनशेन मौके पर ही लुढ़क जाता है, सुअर ड्रैगन के पंजे के प्रहार से बचता है और अपने हाथ को पीछे खींचता है तथा अपने शरीर के चारों ओर मृत्यु पाउडर को कोड़े की तरह उत्परिवर्तित दानव की ओर घुमाता है। उत्परिवर्तित दानव अपना अगला पंजा बाहर निकालता है और आश्चर्यजनक रूप से मृत्यु पाउडर को पकड़ लेता है। इस अवसर का लाभ उठाते हुए डेथ पाउडर उसके हाथ के चारों ओर लपेट जाता है, जबकि लिनशेन अपनी पकड़ ढीली कर देता है, जिससे डेथ पाउडर अपना काम कर पाता है। फिर वह फोल्डिंग फैन को बुलाता है और उत्परिवर्तित दानव पर बेतहाशा आगे पीछे पंखा झलना शुरू कर देता है। उत्परिवर्तित दानव का दूसरा हाथ मृत्यु पाउडर को पकड़ता है तथा उसे अपनी बाँह से फाड़ने का प्रयास करता है, लेकिन वह मृत्यु पाउडर को इतना खींचता है कि वह बहुत दूर तक खींच जाता है। फिर भी एक लोचदार बैंड की तरह वह टूटता नहीं है। इसके बाद डेथ पाउडर की पूंछ उसकी दूसरी भुजा के चारों ओर लिपट जाती है। उत्परिवर्तित दानव एक अजीब चीख निकालता है, उसके पीछे के पंख जोर से फड़फड़ाते हैं और वह बलपूर्वक ऊपर उड़ने में सफल हो जाता है। रहस्यमयी बैंगनी प्रकाश पैटर्न की धाराएं उसके शरीर पर झिलमिलाती हैं और इनहेरिटेंस फैन के कमजोर प्रभाव के तहत भी वह हिंसक बना रहता है। दोनों हाथों से लिपटा हुआ वह उड़ता है और लिनशेन की ओर टकराता है। लिनशेन की गति वास्तव में बहुत धीमी है, वह सफिंग सटेप करने में असमर्थ है, वह केवल जमीन पर लुढ़क सकता है, उत्परिवर्तित दानव के पिछले पंजों से बच सकता है। इसके पिछले पंजे चट्टान की दीवार में गड़ जाते हैं, जो गहरे बैंगनी रंग के जेड की तरह दिखती है, और तुरंत उस पर कई निशान बना देते हैं। डेथ पाउडर का शरीर उसके अगले पंजों के कारण खींचता जा रहा है, पतला और लंबा होता जा रहा है, ऐसा प्रतीत होता है कि वह किसी भी क्षण टूट जाएगा। अचानक डेथ पाउडर के सिर के ऊपर एक आंख खुलती है, जो बैंगनी प्रकाश उत्सर्जित करती है, जो उत्परिवर्तित दानव पर चमकती है, जिससे उसका शरीर क्षण भर के लिए रुक जाता है। लिनशेन अवसर का लाभ उठाता है, जमीन से ऊपर चढ़ता है और उत्परिवर्तित दानव पर अपनी उंगली उठाता है। फिर भी इस उंगली का कोई प्रभाव नहीं दिखता है और उत्परिवर्तित दानव बलपूर्वक मृत्यु पाउडर के बंधन से मुक्त हो जाता है। उसके पंजे लिनशेन के सिर तक पहुंच जाते हैं। लिनशेन झुक जाता है और हमले को चकमा देता है और उत्परिवर्तित दानव का दूसरा पंजा बाहर निकलता है, जिससे एक भयंकर चीख निकलती है। जैसे ही वह अपना मुंह खोलता है, डेथ पाउडर की पूंछ, जिसमें लाल रोशनी की झलक होती है, बिजली की तरह उसके मुंह में घुस जाती है और सीधे उसके गले में घुस जाती है। डेथ पाउडर में शक्ति के नियम और गति के नियम, साथ ही निर्वाण की अत्यंत विनाशकारी शक्ति और कवच भेदी वार जैसे कौशल होते हैं, जो अदम्य रूप से सुरंग बनाता है। उत्परिवर्तित दानव की पुतलियां फैल जाती हैं और उसका चेहरा अत्यधिक दर्द से मुड़ जाता है। उसके पंजे डेथ पाउडर के शरीर को उन्मत्तता से पकड़ लेते हैं और फाड़ देते हैं, लेकिन उसे तोड़ने में असफल होने पर वह उसे उग्रता से बाहर खींचने का प्रयास करता है। लिनशेन देखता है कि उत्परिवर्तित दानव बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है और उसकी कमजोरी को उजागर न करने का कोई कारण नहीं है। वह आगे की ओर लुढ़कता है और तेजी से अपनी उंगलियां उसके शरीर पर टैप करता है। लिनशेन के हमलों से उत्परिवर्तित दानव को कोई खतरा नहीं लगता। विचलित होकर वह बस अपने शरीर में घुसने वाले डेथ पाउडर को बेतहाशा खींचता रहता है, लेकिन चाहे वह कितनी भी जोर से खींचे, डेथ पाउडर का शरीर इलास्टिक की तरह खींच जाता है और 1 इंच भी बाहर नहीं आता। लिनशेन तेजी से 10 बार टैप करता है, उत्परिवर्तित दानव अचानक चलना बंद कर देता है और उसके हाथ भी रुक जाते हैं। उत्परिवर्तित दानव के अब उसे रोक न पाने के कारण डेथ पाउडर सीधे उसमें घुस जाता है और शीघ्र ही उसका पूरा शरीर उसके मुंह के माध्यम से उसमें घुस जाता है। दरार। जब डेथ पाउडर निकला तो वह आश्चर्यजनक रूप से म्यूटेंट डेमन के कानों से बाहर निकला, जो बैंगनी रंग के चिपचिपे तरल पदार्थ से ढका हुआ था। धप। उत्परिवर्ती दानव जमीन पर गिर पड़ा, उसका शरीर कुछ देर तक ऐंठता रहा और फिर अंततः उसने हिलना बंद कर दिया। एक उत्परिवर्तित निम्न विचलन प्रजाति को मार डाला। उत्परिवर्ती दानव नेता उत्परिवर्तित विचलन स्रोत की खोज की। लिनशेन ने जमीन से पिग ड्रैगन कैंची उठाई, स्ट्रैंगल विशेषता को सक्रिय किया और म्यूटेंट डेमन का सिर काटने का प्रयास किया। कई प्रयासों के बाद भी सिर काटने में असफल होने के बाद केवल दांत के निशान रह गए। लिनशेन ने बस पिग ड्रैगन कैंची खोली और म्यूटेंट डेमन के सिर को काटने के लिए स्क्रैप स्वॉर्ड स्किल का इस्तेमाल किया। स्ट्रैंगल विशेषता और स्क्रैप स्वॉर्ड स्किल के प्रभाव में 1 दर्जन से अधिक बार काटने के बाद वह आखिरकार सिर में एक चीरा लगाने में कामयाब हो गया। दर्जनों बार और काटने के बाद उसने छेद को इतना बड़ा कर दिया कि वह अंदर तक पहुंच सके और बैंगनी तरल से एक बैंगनी मोती निकाल लिया। जैसे ही बैंगनी मन का उत्परिवर्ती दानव के सिर से हटा, वह कंपन करने लगा तथा बैंगनी तरल पदार्थ निकलने लगा। कुछ ही देर में उत्परिवर्ती दानव का असामान्य स्रोत बैंगनी लबादे में परिवर्तित हो गया। उत्परिवर्ती दानव लबादा उत्परिवर्तित निम्न पथभ्रष्ट दैवीय कलाकृति। श्रृंखला। दानव श्रृंखला। उपयोग आवश्यकताएं। दानव कानून 10,000 अंक शक्ति, 10,000 अंक गति। विचलन दर 87%। कठोरता 16,336। कठोरता 19,999। पथभ्रष्ट विशेषता दानव पंख।
इसे पढ़ने के बाद लिनशेन को कुछ निराशा महसूस हुई। वह लबादा पहन सकता था, लेकिन वह एबरेंट विशेषता को सक्रिय नहीं कर सकता था। इस वस्तु के उपयोग की 3 आवश्यकताएं थीं। लिनशेन शक्ति की आवश्यकता को पूरा कर सकता था, दानव कानून को कानून मैट्रिक्स के साथ प्रबंधित किया जा सकता था, लेकिन 10,000 गति बिंदुओं के लिए लिनशेन के पास वास्तव में कोई विकल्प नहीं था। यहाँ तक कि एक निर्वाण प्राणी के रूप में, यहाँ तक कि सुपर बेस फॉर्म और कॉन्ट्रेरियन से प्राप्त वृद्धि के साथ भी, वह 10,000 गति बिंदुओं तक नहीं पहुँच सका और दानवपंख विशेषता को सक्रिय नहीं कर सका। सौभाग्य से, लबादा असाधारण रूप से कठोर और मजबूत था और यह बहुत भारी भी नहीं था, इसलिए इसे रक्षात्मक वस्तु के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था। म्यूटेंट डेमन से एबरेंट लिक्विड इकट्ठा करने के बाद लिनशेन ने यहाँ रुकने की हिम्मत नहीं की। लबादा पहनकर और 4 छोटे बाघों को अपने साथ लेकर उसने अपनी यात्रा जारी रखी। यहाँ रास्ते बहुत ज्यादा थे और लिनशेन पहले ही भूल चुका था कि डुओ और बाकी लोग कहाँ गए थे। वह खुद भी दिशा का पता नहीं लगा सका और केवल 4 छोटे बाघों को बसाने और धीरे धीरे इस विचित्र गृह गुफा का पता लगाने के लिए एक छिपी हुई जगह ढूंढ सका। आसपास काफी संख्या में उत्परिवर्ती दानव थे और जैसे ही लिनशेन ने खोजबीन की, उसने डेथ पाउडर के साथ मिलकर काफी संख्या में उत्परिवर्ती दानवों को मार डाला। एक उत्परिवर्ती दानव से प्राप्त एबरेंट द्रव का उपयोग करने के बाद उसने पाया कि उसकी विशेषताएं, जो पहले ही निर्वाण स्तर की सीमा तक पहुंच चुकी थीं, फिर से बढ़ने लगीं। मुख्य विशेषता जो बढ़ी वह थी गति। एबरेंट लिक्विड जिसे वह हर दिन पचा सकता था, उसके गुणों को सैकड़ों अंकों तक बढ़ा सकता था, लेकिन जब इसे 4 विशेषताओं में वितरित किया जाता था, तो गति विशेषता केवल 30 से 40 अंकों तक ही बढ़ सकती थी। लिनशेन बेतरतीब ढंग से भटकने की हिम्मत नहीं कर सका, इसलिए उसने आसपास के क्षेत्र में धीरे धीरे खोजबीन की, ज्यादातर उत्परिवर्ती राक्षसों को मार डाला और कभी कभी कुछ 6 पैर वाले सुअर ड्रैगन को मारने में कामयाब रहा। एकमात्र अफसोस ये था कि उसने फिर से कोई सफ़ेद जेड टाइगर नहीं देखा था। उसने शुरू में सोचा था कि अगर उसे दूसरे सफ़ेद जेड टाइगर मिल जाएं, तो शायद वे 4 छोटे टाइगर की देखभाल कर सकें। अकेले 4 छोटे टाइगर को संभालना वाकई बहुत असुविधाजनक था, और अंकल जू आगे बढ़े। उन्होंने मारे गए विकृत प्रजातियों की लाशों को वापस लाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और उन्हें गुफा में बिखरा दिया। अंकल जू ने एक और विकृत प्रजाति को मौत के घाट उतार दिया और भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मास्टर, मुझे डर है कि अफवाहें झूठी हैं। हम कई दिनों से खोज कर रहे हैं, फिर भी हमें एक भी मध्यम स्तरीय विकृत प्रजाति नहीं मिली है। ये जगह संभवतः सफ़ेद बाघ का निवास स्थान कैसे हो सकती है? दोनों ने स्पष्ट रूप से निराशा महसूस की। ऐसा कहा जाता है कि वर्मिलियन बर्ड और व्हाइट टाइगर ने इस क्षेत्र में लड़ाई की, जिससे स्टेलर कब्रिस्तान का निर्माण हुआ। गंभीर रूप से घायल होने के कारण व्हाइट टाइगर के पास पुनर्जन्म के माध्यम से प्रजनन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने स्टेलर कब्रिस्तान के भीतर अपने अंडे दिए। यदि यह अपने अंतिम रूप में वापस नहीं आया है, तो यह अभी भी यहाँ होना चाहिए। मैंने कई स्रोतों की जांच की है। स्टेलर कब्रिस्तान में व्हाइट टाइगर के जीवित रहने और विकास के लिए उपयुक्त कई ग्रह नहीं हैं, और यह ग्रह सबसे आदर्श होना चाहिए। यदि यह यहाँ नहीं है, तो इसे खोजना मुश्किल होगा। आखिरकार, किंवदंतियाँ सिर्फ किंवदंतियाँ होती हैं। क्या वर्मिलियन बर्ड और व्हाइट टाइगर ने वास्तव में यहाँ लड़ाई की थी, इसकी पुष्टि नहीं हुई है। भले ही यह सच हो जैसा कि अफवाहों में दावा किया गया है, और उन्होंने यहाँ लड़ाई की थी जिसमें व्हाइट टाइगर गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसने पुनर्जन्म लेने का विकल्प चुना था, तब से सदियों बीत चुके हैं, और व्हाइट टाइगर बहुत पहले ही अपने अंतिम रूप में वापस आ गया होगा और इस जगह को छोड़ दिया होगा। अंकल जू को हमेशा लगता था कि ये दूर की कड़ी है। ये सच है, मैं भी यहाँ सिर्फ अपनी किस्मत आजमाने आया हूँ। ये कहते हुए डुओ ने विषय बदल दिया। ये ग्रह कुछ हद तक अनोखा है। ये गुफाएं प्राकृतिक लगती हैं, लेकिन वास्तव में ये लंबे समय से हो रहे विकास का परिणाम है, जिसने समय के बपतिस्मा के माध्यम से मानव निशान मिटा दिए हैं। ऐसा लगता है कि अफवाहें सही हो सकती हैं। ये ग्रह एक परित्यक्त न्यूट्रॉन स्टार स्पेसशिप होना चाहिए। अंकल जू ने सोचा और कहा, आप शायद सही कह रहे हैं। यहाँ के लेआउट को देखते हुए, या शायद हमारे सन चेजिंग कबीले की तकनीक है, केवल हम न्यूट्रॉन सितारों को अंतरिक्ष यान में बदलने में माहिर हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस न्यूट्रॉन स्टार स्पेसशिप को बहुत लंबे समय तक छोड़ दिया गया है और यह इतना क्षतिग्रस्त हो गया है कि इसे फिर से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। हम जल्द ही इस न्यूट्रॉन तारे के केंद्र के पास पहुंच जाएंगे, ऊर्जा गोदाम से ज़्यादा दूर नहीं। चलो वहां जांच करते हैं, और अगर हमें अभी भी सफ़ेद बाघ नहीं मिलता है, तो हमें वापस लौट जाना चाहिए, डुओ ने सुझाव दिया। ठीक है, अंकल जू ने सिर हिलाया और आगे बढ़ते रहे। दोनों तेजी से गलियारों से होते हुए एक विशाल गुफा में पहुंच गए। दोनों ने खाली गुफा के चारों ओर नज़र घुमाई, कुछ हद तक निराश, यहाँ तक कि ऊर्जा भंडार भी खाली है। ऐसा लगता है कि इस न्यूट्रॉन स्टार स्पेसशिप को छोड़ने से पहले इसके मालिक ने सब कुछ साफ कर दिया था। अगर ऐसा है, तो हमें जल्दी ही वापस लौट जाना चाहिए, अंकल जू ने कहा, और जाने के लिए मुड़े, लेकिन अचानक उन्होंने डुओ की हल्की सी चीख सुनी।
अंकल जू ने पलट कर देखा, उनकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं और वे किसी चीज़ की जांच करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। इस विशाल स्थान पर युगों से हो रहे क्षरण तथा अज्ञात कारणों के कारण स्टेलेक्टाइट्स के समान कई स्तंभों का निर्माण हो गया था। उस समय उन स्तंभों के ऊपर फूलों के समान बैंगनी रोशनी के समूह जगमगा उठे, जिससे मूलतः अंधकार में स्थान बैंगनी रोशनी के धुंध में बदल गया। अच्छा नहीं, ऊपरी विकृत प्रजाति, बैंगनी गुलाबी नेदर बटरफ्लाई। मास्टर, चलो जल्दी करो। एक बार जब अंकल जू ने पहचाना कि वे बैंगनी रोशनी क्या थी, तो उनकी अभिव्यक्ति नाटकीय रूप से बदल गई। उसने अपना हाथ फेंका, स्पेस कैप्सूल से 1 दर्जन पालतू जानवरों को मुक्त किया और तुरंत डुओ को बाहर निकलने के लिए धक्का दिया। जागृत पुष्पों की तरह पत्थर की छत के ऊपर की बैंगनी रोशनी हवा में लहराती हुई असंख्य बैंगनी तितलियों में बदल गई, इतनी अधिक कि उनकी गिनती नहीं की जा सकती थी, और उन्होंने पूरे स्थान को बैंगनी बर्फ के लहराते आकाश की तरह तुरंत भर दिया। उन पालतू जानवरों ने भयानक युद्ध शक्ति का प्रदर्शन किया, उनके शरीर पर चमकीले रंग उभरे। एक हरे रंग का ड्रैगन हरी लपटें उगल रहा था, जो आने वाली बैंगनी गुलाबी निचली तितलियों को भस्म करने की कोशिश कर रहा था। फिर भी इसकी उच्च तापमान वाली लपटें, जो तितलियों पर छिड़की गई किसी भी चीज को पिघला सकती थीं, ऐसा प्रतीत होता था कि भ्रम के माध्यम से सीधे उनके आर पार जा रही थीं। बैंगनी गुलाबी निचली तितलियां दोनों लोगों के बीच ऐसे उड़ रही थीं मानो वे बेचैन आत्माएं हों, जिन्हें कोई भी ताकत छू नहीं सकती। पालतू जानवरों ने अपने सभी कौशल का उपयोग करने के बावजूद कोई भी बैंगनी गुलाबी निचले तितलियों को नहीं रोक सका, प्रत्येक को प्रेत जैसे जीवों द्वारा मारा गया था। ये वाकई अजीब था। जब पर्पल रोजी नेदर बटरफ्लाई उन पालतू जानवरों पर उतरी, तो उनके शरीर तुरंत गायब हो गए और उन पर पर्पल बटरफ्लाई के निशान रह गए। शुरू में ये पालतू जानवर भयंकर रूप से घायल होकर अचानक तितली के निशानों के साथ जमीन पर गिर पड़े, मानो वे अचानक मर गए हों। फिर भी उनके शरीर पर कोई चोट नहीं थी, जिससे यह अनिश्चित था कि क्या वे वास्तव में मर चुके थे या वास्तव में क्या हुआ था। बड़ी संख्या में बैंगनी गुलाबी नीदर तितलियां चाचा जू और डुओ का गुफा में पीछा कर रही थीं, जैसे कि बैंगनी बर्फ के टुकड़े उनके पीछे हवा में घूम रहे हों और उन्हें बर्फानी तूफान में समाहित करने का प्रयास कर रहे हों। मास्टर, आगे बढ़ो, मैं उन्हें रोक लूंगा। अंकल जू ने डुओ को जोर से धक्का देकर दूर कर दिया, जिससे वह बहुत आगे निकल गया, जबकि वह खुद एक विचित्र आकार का ब्लेड बनाने के लिए रुक गया, जिस पर रक्त लाल ड्रैगन का निशान था। घूमती हुई बैंगनी गुलाबी निचली तितलियों को आते देख अंकल जू ने अपनी तलवार पर जोर से वार किया, और तलवार से एक रक्त लाल सच्चा ड्रैगन निकला, जो बैंगनी गुलाबी निचली तितलियों से मिलते ही दहाड़ने लगा। जहां भी रक्त ड्रैगन गुजरा, बैंगनी गुलाबी निचली तितलियां तुरंत बिखर गईं और बैंगनी खंडित प्रकाश के आकाश में बदल गईं। लाल रंग का सच्चा ड्रैगन गुफा से बाहर निकला और एक विशाल स्थान में प्रवेश करते हुए असंख्य बैंगनी गुलाबी निचली तितलियों को चकनाचूर कर दिया और अंततः विलुप्त हो गया। हालांकि अंकल जू की अभिव्यक्ति में कोई सुधार नहीं हुआ, क्योंकि बिखरी हुई बैंगनी गुलाबी निचली तितलियां तेजी से प्रकाश के टुकड़ों से पुनः निर्मित हो गईं, वापस तितलियों में बदल गईं और एक बार फिर अंकल जू पर झपट पड़ीं। अंकल जू से सुनहरी रोशनी फूट पड़ी, उनके सुनहरे कवच ने उनके पूरे शरीर की रक्षा की, जैसे ही उन्होंने एक बार फिर ऊपरी भगवान की दिव्य कलाकृति रक्त ड्रैगन ब्लेड को घुमाया। रक्त ड्रैगन पुनः ब्लेड से बाहर आया, दहाड़ता हुआ बैंगनी गुलाबी निचले तितलियों की ओर बढ़ा तथा उन्हें एक बार फिर चकनाचूर कर दिया। फिर भी बैंगनी गुलाबी निचली तितलियां अमर शरीर वाली प्रतीत होती थीं, क्योंकि वे प्रत्येक टूटने के बाद पुनः बनती रहती थीं और अंकल जू के और करीब होती जाती थीं। जैसे ही वह लड़ रहा था, अंकल जू पीछे हट गए और बर्फ जैसी बैंगनी गुलाबी निचली तितलियां उनके करीब आ गईं। जैसे ही एक बैंगनी गुलाबी नीदर तितली उस पर उतरने वाली थी, अचानक ठंडी रोशनी की एक किरण हवा में उछली, जिसने सीधे तितली के शरीर को चकनाचूर कर दिया। पता चला कि डुओ भागा नहीं था, अब उसके हाथ में एक हरा जैद धनुष था। जब उसने धनुष खींचा तो डोरी पर हल्के तीरों की धारियां दिखाई दीं, जो तेजी से बाहर निकलकर बैंगनी गुलाबी निचले तितलियों को भेदती हुई निकल गईं, जिन्हें अंकल जू काट नहीं पाए थे। हरे प्रकाश की धाराएं आकाश में चमक उठीं, जिससे बैंगनी गुलाबी निचली तितलियां बिखर गईं। अंकल जू, हम पीछे हटते हुए भी लड़ते रहेंगे। डुओ ने तेजी से धनुष की डोरी खींची और अंकल जू को चिल्लाया। अगर वे जीवित रह सकते तो कौन मरना पसंद करेगा। अपने दांत पीसते हुए अंकल जू के कवच से सुनहरी रोशनी फूट पड़ी, जिससे आसपास की बैंगनी गुलाबी निचली तितलियां चकनाचूर हो गईं, जबकि उनके ब्लड ड्रैगन ब्लेड से खून के ड्रैगन की धारियां निकलीं, जिससे ज्यादातर बैंगनी गुलाबी निचली तितलियां चकनाचूर हो गईं और कुछ दूरी पर वापस आ गईं। दोनों ने अपने धनुष और बाण से इसका प्रतिकार किया तथा लड़ते रहे और पीछे हटते रहे, लेकिन बड़ी संख्या में अजेय बैंगनी गुलाबी नीदर तितलियों ने उन पर विजय प्राप्त कर ली। साधारण शक्ति बैंगनी गुलाबी निचले तितलियों को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी, केवल उनकी विशेष विपथगामी दिव्य कलाकृतियां और उनकी अनूठी साधना तकनीकें ही उन्हें बैंगनी गुलाबी निचले तितलियों को चकनाचूर करने देती थीं। अन्यथा उन्हें छूना भी संभव नहीं होता और साधारण दिव्य प्राणी पहले ही उन पालतू जानवरों की तरह गिर चुके होते।
दोनों ने सहजता से सहयोग किया, लड़ते हुए और पीछे हटते हुए लगातार बैंगनी गुलाबी नीदर तितलियों को नष्ट किया। जब तक वे गुफा से बाहर निकल जाते, वे स्वर्ग में भाग सकते थे। हालांकि वे बहुत गहराई तक जा चुके थे और पहले ही न्यूट्रॉन तारे के केंद्रीय क्षेत्र में पहुंच चुके थे। लड़ते हुए बच निकलना और पीछे हटना कुछ ऐसा नहीं था जो वे कम समय में हासिल कर सकते थे। उस समय तक ऐसा तीव्र युद्ध सतत नहीं चल सकता था। मास्टर, आप पहले जाए, ये रास्ता संकरा है, मैं उन्हें रोक सकता हूँ। जैसे ही वे एक संकरे रास्ते की ओर पीछे हटे, अंकल जू ने अचानक डुओ से कहा। अकेले उसने खुद को मार्ग में फंसा लिया, अपने कदम रोक दिए, बैंगनी गुलाबी निचली तितलियों का सामना करने के लिए घूम गया, अपनी तलवार को दोनों हाथों में पकड़ लिया और रक्त ड्रैगन ब्लेड की रोशनी को खत्म करना जारी रखा, जिससे बैंगनी गुलाबी निचली तितलियों को मार्ग के भीतर बलपूर्वक रोक दिया गया। दोनों को अच्छी तरह पता था कि इस तरह चलते रहने से वे एक मृत अंत पर पहुंच जाएंगे, और जब उनकी शारीरिक शक्ति लगभग समाप्त हो जाएगी तो उनके मरने का समय आ जाएगा। दोनों ने कुछ नहीं कहा, केवल संकीर्ण मार्ग को गौर से देखते रहे। मालिक, जल्दी करो और जाओ, अंकल जू ने उत्सुकता से आग्रह किया। मार्ग को देखते हुए डुओ ने कहा, अंकल जू, ऐसा लगता है कि यह मार्ग मूल रूप से न्यूट्रॉन स्टार स्पेसशिप के उछाल केबिन का स्थान था, है ना? शायद, मैं नहीं बता सकता। अंकल जू को समझ में नहीं आया कि डुओ ने उस समय ये बात क्यों उठाई, लेकिन वह जानते थे कि डुओ ऐसी परिस्थितियों में अप्रासंगिक मामलों के बारे में बात नहीं करेगा। अगर यह वाकई उछाल केबिन है तो इसमें बंद होने वाला गेट होना चाहिए। ये लंबे समय तक बंद रहने के कारण बाहरी सामग्री से ढका हुआ है। अगर हम बंद होने वाले गेट का पता लगा सकते हैं और इसे नीचे कर सकते हैं, तो हम अंदर मौजूद उन बैंगनी गुलाबी नेदर तितलियों को रोक सकते हैं। जैसे ही डुओ ने बात की, उसने पहले ही अपना धनुष फिर से खींच लिया था और मार्ग के शीर्ष की ओर नीले प्रकाश वाले तीर चला रहा था। प्रकाश तीर चट्टान में जोर से धंस गए, जो जेड की तरह कठोर लग रहा था, और चट्टान की छत में जोर से धंसने के कारण दरारें पड़ गईं, जिससे चट्टान के टुकड़े नीचे गिरने लगे। इतने लंबे समय के बाद भले ही हम बंद हो रहे गेट को देख पाएं, हम इसे नीचे नहीं कर पाएंगे। मास्टर, आप जल्दी करें और जाएं, अंकल जू ने पुकारा। हालांकि डुओ ने उसकी अनदेखी की और तेजी से हल्के तीर चलाते रहे, जिससे वे चट्टान की छत में धंस गए, जिससे छत से और अधिक चट्टानें गिरने लगीं। अचानक एक जोरदार आवाज हुई, ऊपर की चट्टानी छत ढह गई और उसी समय एक क्रिस्टलीय दीवार गिर गई, जिससे नीचे की चट्टानें सीधे टूट गईं और मार्ग बंद हो गया। अंकल जू के रक्त ड्रैगन ब्लेड की रोशनी क्रिस्टलीय दीवार पर पड़ी, जिससे वह टूट गई, फिर भी क्रिस्टलीय दीवार पर कोई निशान नहीं पड़ा। पारदर्शी क्रिस्टलीय दीवार के माध्यम से बैंगनी प्रकाश के धब्बे लगातार उस पर टकराते हुए देखे जा सकते थे, जो उसमें से होकर नहीं निकल पा रहे थे। घने प्रकाश के धब्बों ने जल्द ही पूरी क्रिस्टलीय दीवार को ढक लिया, जिससे मूल रूप से फीकी दीवार बैंगनी प्रकाश लैंप की तरह चमकने लगी। मास्टर, आप सफल हुए, अंकल जू बहुत खुश हुए और डुओ की ओर देखने लगे। डुओ थोड़ा शांत हुआ, मुस्कुराया और अंकल जू से कुछ कहने वाला था, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति अचानक नाटकीय रूप से बदल गई। अंकल जू, सावधान रहें। जिस क्षण अंकल जू ने डुओ के बदलते हाव भाव देखे, उन्हें पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है। उनका शरीर सुनहरी रोशनी से भर गया और उन्होंने वार करने के लिए अपनी तलवार निकाली। लेकिन जब उसने अपना सिर घुमाया तो उसने देखा कि बैंगनी गुलाबी तितली जैसी कोई चीज़ उसके चेहरे के बहुत करीब थी, लगभग उसे छू रही थी। इसे बैंगनी गुलाबी नीदर तितली जैसा इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें बैंगनी गुलाबी नीदर तितली के समान पंख और बैंगनी चमक थी, लेकिन इसका शरीर तितली के आकार का नहीं था, बल्कि यह एक बहुत ही सुंदर छोटी बैंगनी पोशाक वाली परी जैसा था। हथेली के आकार के शरीर और पीठ पर तितली के पंखों के अलावा वह किसी भी तरह से तितली जैसी नहीं दिखती थी। अंकल जू ने उसे बहुत देर से देखा। बैंगनी पोशाक वाली तितली महिला सीधे अंकल जू के शरीर से खिलने वाली सुनहरी रोशनी के साथ साथ उनके बख्तरबंद शरीर से होकर गुजरी। वह हमेशा की तरह बैंगनी गुलाबी निचली तितली की तरह गायब नहीं हुई, न ही उसने अंकल जू पर तितली का कोई निशान छोड़ा। वह बस एक भूत की तरह अंकल जू के शरीर से गुजरी और उनके पीछे प्रकट हुई। अंकल जू के शरीर की रोशनी एक पल में गायब हो गई और फिर वह अकड़कर आगे की ओर गिर पड़ा। चौंककर और क्रोधित होकर डुओ को पता था कि बैंगनी गुलाबी नीदर तितली एक उच्च श्रेणी की विकृत प्रजाति थी, लेकिन उसने उनके बीच ऐसे अस्तित्व के बारे में कभी नहीं सुना था। बैंगनी पोशाक पहने तितली महिला के शरीर पर बैंगनी रोशनी टिमटिमा रही थी, क्योंकि वह डुओ की ओर उड़ रही थी, जिसकी गति को देखते हुए बचने का कोई मौका नहीं था। दोनों ने दांत पीस लिए, घूम गए और दौड़ने लगे। उनके शरीर पर सूर्य की रोशनी के अवशेष दिखाई देने लगे। उस पल में डुओ की गति अचानक अकल्पनीय स्तर तक बढ़ गई। ऐसे उच्च गुरुत्वाकर्षण वातावरण में उसकी गति इतनी तेजी से बढ़ गई मानो समय ही उसके चारों ओर पीछे की ओर बह रहा हो। डुओ पर चमक और भी बढ़ गई और उसकी गति भी तेज हो गई।
अगर चरम सीमा तक अभ्यास किया जाए तो सनचेजिंग कबीले की सनचेजिंग रेट मेथड समय कानून की बाधाओं को तोड़ सकती है और समय में पीछे की ओर यात्रा कर सकती है। हालांकि डुओ उस हद तक समय को उलटने में सक्षम नहीं था, लेकिन उसने समय की नदी की छाया को बमुश्किल देखा था, जो उसके प्रवाह के विपरीत ऊपर की ओर बढ़ रही थी। दूसरों को ऐसा लग रहा था कि समय रुक गया है और सिर्फ वही आगे बढ़ रहा है। सूर्य अनुसरण महान विधि, जिसे दिव्य न्यायालय के 9 महान दिव्य कौशलों में से एक माना जाता है, केवल सूर्य अनुसरण कुल के शुद्ध रक्त वाले दिव्य प्राणियों के लिए ही उपलब्ध थी, और केवल बहुत कम लोग ही इसका अभ्यास शुरू कर पाते थे, और उनमें से भी बहुत कम लोग इसमें निपुणता प्राप्त कर पाते थे। वर्तमान में पूरे सूर्य पीछा कबीले में केवल 3 लोग ही सूर्य पीछा महान विधि का अभ्यास कर सकते हैं। डुओ ने खतरनाक स्टेलर कब्रिस्तान में जाने का साहस किया क्योंकि उसके पास सूर्य का पीछा करने की महान विधि थी। हालांकि सूर्य पीछा महान विधि में उनकी महारत अभी शुरुआती स्तर पर थी। समय की नदी की छाया की मात्र झलक। समय की नदी की छाया पर जबरन कदम रखना उनके लिए बहुत भारी पड़ा। अपनी जान जोखिम में डालकर वह किसी और चीज की परवाह नहीं कर सकता था। समय की नदी पर आगे बढ़ते हुए जब तक उसका शरीर बुरी तरह थक नहीं गया और वह उसे सहन नहीं कर सका, सूर्य का पीछा करने वाली महान विधि बिखर गई और डुओ समय की नदी की छाया से गिरकर जमीन पर गिर गया। मुझे अब तक इसे भूल जाना चाहिए था। डुओ ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा, अपना सिर घुमाया और उसकी पुतलियां तुरंत सिकुड़ गईं जब उसने बैंगनी कपड़े पहने तितली महिला को अपने सामने मुस्कुराते हुए देखा। इससे पहले कि डुओ कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, बैंगनी पोशाक वाली तितली महिला अचानक उसके सिर में घुस गई। दोनों को अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि बैंगनी पोशाक वाली तितली महिला उनकी सूर्य पीछा करने वाली महान विधि के साथ तालमेल बिठा पाएगी। यह असंभव होना चाहिए था। क्या ऐसा हो सकता है? वह परम प्राणियों में से एक है। यह अंतिम विचार डुओ के दिमाग में कौंधा, इससे पहले कि वह पूरी तरह से बेहोश हो जाता। लिन शेन एक नई गुफा की खोज कर रहा था। इन दिनों उसकी विशेषता लगातार बढ़ रही थी। विभिन्न विशेषताओं में काफ़ी वृद्धि हुई थी और धीरे धीरे यहाँ के वातावरण के अनुकूल हो रही थी। हालांकि दौड़ना अभी भी कठिन था, चलना बहुत कम हो गया था। एक नई गुफा की खोज करते समय अचानक उन्होंने आगे गुफा के रास्ते में जमीन पर एक व्यक्ति को निश्चल पड़ा हुआ देखा।